Hello everyone, back to Instagram live session. I hope I'm audible. So soon हमारे साथ स्वाति जी join होंगी. So we are waiting for. So we are waiting for Swati ji. Swati ji, you have to send me a request. So here it is. Hello, Swati ji. Ashish this side. Am I audible? How are you? Hello, very good evening. Good evening, Ashish. How are you? I'm absolutely great. So थोड़ा नेटवर्क का इशू लग रहा है ना आपके यहाँ पे आई थिंक. Hello everyone. Anuj bhai. Hello. Hi Ranjit. So there is some network issue at. Okay. So let her connect once. We still have a time. So once we'll join now, we'll make this session very interesting this time. Okay. Fine. Hi, Ashish. Absolutely fine. How are you? Good. I knew I Yeah. could join. हाँ वो फर्स्ट टाइम है ना तो थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच भी होता है और थोड़ा आपके यहाँ पे नेटवर्क इश्यूज भी हैं. I am again having issues. या वो आपके यहाँ पे नेटवर्क इश्यूज पहले से है ना तो यू यू नीड टू चेंज योर नेटवर्क. थोड़े कनेक्शन इश्यू हैं स्वाति जी के एंड पे. नॉट एन इश्यू. विल हैव टाइम. यस सर कनेक्ट मींस. So thanks for joining everyone. Let her connect. Issues.
Yes, Is it better now? absolutely fine. Great. तो आज आपको पता चल जाएगा कि आपके घर के कौन से कोने में सबसे बेस्ट नेटवर्क आता है. हाँ जी. No ठीक issue. है, So, let's get started. yeah, fine. So, आज का वर्कआउट कंप्लीट? क्या still? नहीं, आज का वर्कआउट मैं स्किप कर रही हूँ. My husband is Okay. doing, so I'll Okay, take fine. a day off. I thought this is a better thing to do. So वैसे भी संडे है ना, so you can take एक दिन का ब्रेक ले सकते हो. Rest day. रेस्ट डे. हाँ जी. Great. Yeah. So Ashish, you can start with your introduction, your briefing of what we will be covering, and then we can take up the questions. Okay, फाइन. तो एक्चुअली ये सेशन हमने रखा है इसके लिए क्योंकि स्वाति जी का ये रिक्वेस्ट था कि उनकी जो पुणे की टीम है जो रनिंग करती है और उनके साथ जो भी एसोसिएट हैं, उनका ऐसा था कि हम एक स्पेसिफिक सेशन ऐसा रखते हैं जहाँ पे हम रनर्स के ऊपर थोड़ा फोकस करें. उनकी डाइट कैसे होनी चाहिए, डाइट हैबिट कैसा होना चाहिए, पोस्ट मील, प्री मील, हम किस तरह से उसको बेटर कर सकते हैं. मतलब एक रनर की लाइफ ऐसी होनी चाहिए जिससे डे बाय डे हम उसके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके. तो ये काफी सारे क्वेश्चंस थे, करीबन मेरे पास 40-50 क्वेश्चंस आए थे. उसमें से हमने कंसोलिडेट करके 10 से 12 क्वेश्चन हमने रखा है सो दैट आराम से हम 1 घंटे का सेशन उसको कवर अप कर सके. सो आई हैव ट्राइड कि वो सारे क्वेश्चंस के आंसर से आज का सेशन हम कंप्लीट कर पाएंगे. एंड स्टिल इफ समबडी हैविंग क्वेश्चन हम उसको ड्यूरिंग द Q&A सेशन में यहाँ से भी ले लेंगे. Yes. So basically मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. आई एम अ प्रोफेशनल न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन हूँ. पिछले करीबन 5-5.5 साल से मैं इस फील्ड में हूँ. मैं खुद एक एथलीट रह चुका हूँ. सो आई न्यू कि डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट की कितनी जरूरत होती है एक एथलीट की लाइफ में. सेकेंड, करीबन 2 महीने पहले मैं फिट इंडिया के साथ भी एसोसिएट हुआ एज अ ब्रांड एम्बेसडर. उन्होंने मुझे इलेक्ट किया यहाँ के लिए, पान इंडिया के लिए. और एक मेरी मूवमेंट फिट इंडिया के साथ चल रही है जिसके बारे में एट द एंड ऑफ आवर सेशन मैं थोड़ा डिस्क्राइब करूंगा. तो बेसिकली मुझे इस फील्ड में रहते हुए करीबन 15 साल का एक्सपीरियंस है. बट स्पेसिफिक डाइट एंड न्यूट्रिशन का मैंने करीबन 5-5.5 साल से स्टार्ट किया हुआ है. सो दिस इज अ शॉर्ट एंड स्वीट इंट्रोडक्शन. वंडरफुल. आई थिंक आपके आंसर्स, हमारे क्वेश्चंस के जो आप आंसर्स दोगे उससे हमें आपका एक्सपीरियंस भी पता चल जाएगा और हमें भी क्लैरिटी मिलेगी. हम और क्वेश्चंस लेके आएंगे अपने नेक्स्ट सेशंस के लिए. पक्का. सो शुड आई स्टार्ट विद माय क्वेश्चन? स्टार्ट करते हैं. यस. Yeah, so the first question that I got from my friends, my running group, was in what proportion should a runner consume proteins, carbs and fats for optimum performance? ओके. सो ये जो कॉम्बिनेशन होता है जिसको हम पीसीएफ भी बोलते हैं, जिसको प्रोटीन, कार्ब्स और फैट का प्रोपोर्शन बोलते हैं, जनरली ये क्वेश्चंस मेरे सामने एथलीट रहते हैं, वो भी रखते हैं जो पावर लिफ्टिंग करते हैं, उनके भी क्वेश्चंस थे, जो वेट लिफ्टिंग करते हैं उनके भी क्वेश्चंस थे. बट इस क्वेश्चंस में मैं 2 चीज और ऐड करूंगा. एक तो पीसीएफ की बात तो हम सब लोग करते हैं कि प्रोटीन, कार्ब्स, फैट कितना होना चाहिए, बट हमने कभी वीएमएफ की बात नहीं की. अब ये क्वेश्चन आता है, ये वीएमएफ क्या है? तो वीएमएफ होता है विटामिन, मिनरल्स एंड फाइबर्स, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. जो हम एथलीट होके भी या पावर लिफ्टर होके भी हम इस चीज को बहुत नजरअंदाज कर देते हैं, या फिर हमारे डेली जो हमारा डाइट है उसमें हम इसको इनकॉर्पोरेट नहीं करते, या तो करते भी हैं तो हमें इसका नॉलेज नहीं होता है. सो ये क्वेश्चन का आंसर करते समय ये दोनों चीज मैं क्लियर करूंगा कि आपको पीसीएफ की कितनी जरूरत है और वीएमएफ की कितनी जरूरत है. तो पीसीएफ के बारे में जनरली ऐसा कहा जाता है कि बहुत रिसर्च हुए हैं, लोगों ने इसके ऊपर काफी एनालिसिस किया है. इनिशियल स्टेज में ऐसा बोला जाता था कि आप 70-20-10 का रेशियो रखिए, मतलब आपकी बॉडी में 70% कार्ब्स होने चाहिए, 20% प्रोटीन और 10% फैट होना चाहिए. तो जहां तक फैट का प्रपोर्शन था, चलो एक बार ठीक था, बट ये 70-20 का प्रपोर्शन बैठा नहीं. काफी सारे एथलीट के ऊपर ट्राई किया गया, तो एट द एंड ऑफ द डे ऐसा निष्कर्ष निकल के आया, ऐसा कंक्लूजन निकल के आया कि ये 70-20-10 के रेशियो को हम 60-20-20 के रेशियो में लेके जाते हैं. मतलब 60% कार्ब, 20% प्रोटीन और 20% फैट. बट ये जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस पिछले 12-13 साल का रहा है एथलीट रह के, और जो मेरे क्लाइंट के साथ मैंने देखा है, तो मेरे हिसाब से अगर मुझे पूछा जाए कि ऑप्टिमम रेशियो क्या है,
तो मैं कहूंगा 50, 30 एंड 20, जहां पे आपको 50% कार्ब लेने हैं आपकी बॉडी के हिसाब से, 30% प्रोटीन लेना है एंड 20% आपको फैट लेना है। नाउ ये तो बात हो गई कि पीसीएफ के हमारे ऑप्टिमम कितना होना चाहिए। नाउ बात आती है कि आप जब कैलोरी कैलकुलेशन करते हैं, कैलोरी इंटेक का कैलकुलेशन करते हैं, तो जैसे समझिए कि हमने कैलोरी का इंटेक किया या आपके डाइटिशियन ने एक लिस्ट निकाला जिसमें पता चला कि आपको 2800 कैलोरीज लेनी है, मतलब अभी आप लेते थे, आप कैलोरी डेफिसिट पे जा रहे हो, जहाँ पे आपको 1000 कैलोरी डेफिसिट दी जा रही है, मतलब आपने 1000 कैलोरी की डेफिसिट की, 2800 कैलोरी से आप 1800 कैलोरी पर आ रहे हो। तो जो 1000 कैलोरी डेफिसिट होती है वो सिर्फ खाने से नहीं होती, वो 80-20 का रेशियो वहां पर भी होता है, मतलब आप 800 कैलोरी फूड से आप कम करोगे और 200 कैलोरी आप कम करोगे आपके वर्कआउट से। ये जनरली हम लोग ऑमिट कर देते हैं, जनरली हम ऐसा सोचते हैं कि 1000 कैलोरी कम करनी है तो हमको खाने से कम करनी है, बट एक्चुअली होता नहीं है। एक्चुअली होता है कि 800 कैलोरी खाने से, 200 कैलोरी आप वर्कआउट से कम करते हैं। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट बात जब आती है वर्कआउट की, तब हम ये नहीं सोचते हैं कि हमारा वर्कआउट कितना इंटेंस है। कार्ब्स का इंटेक, प्रोटीन का इंटेक और फैट का इंटेक आपके वर्कआउट के ऊपर बहुत डिपेंडेंट होता है। अगर मैं कहूं कि अगर आप 1 घंटे का वर्कआउट करते हैं, 1 से 1.25 घंटे का वर्कआउट कोई भी एथलीट, कोई भी रनर करता है, तो उसको करीबन 4 ग्राम प्रोटीन उसके बॉडी वेट के हिसाब से लेना है। मतलब अगर आप 70 केजी के हैं, अगर आप 1 घंटा वर्कआउट करते हैं, तो आपको करीबन 250 से 280 ग्राम कार्ब्स लेने हैं, 280 ग्राम कार्ब्स। लेकिन अगर आप एथलीट हैं, आप रनिंग करते हैं, आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं, आप क्रिकेटर हैं, तो आप करीबन 2 से 2.5 घंटा वर्कआउट करते हैं। अब जैसे मैं क्रिकेटर्स की बात करूं तो उनका 1 से 1.5 घंटा वर्कआउट होता है जिम में, बाकी वो 1 से 1.5 घंटा वर्कआउट करते हैं फील्ड पे जहाँ पे वो ट्रेनिंग्स करते हैं, तो उनका टोटल ड्यूरेशन हो गया 3 घंटे का। तो जैसे जैसे आपके आवर्स बढ़ते हैं वैसे वैसे आपकी बॉडी में कार्ब्स का इंटेक बढ़ता है। तो एक जनरल रूल अगर मैं बताऊं जो मैंने इतने टाइम में सीखा है कि अगर आप 1 घंटे का वर्कआउट करते हैं तो आपकी बॉडी को 4 ग्राम कार्ब्स चाहिए पर बॉडी वेट, और अगर आप 2 घंटे का वर्कआउट करते हैं तो 5 ग्राम। वैसे ही आप जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करते जाएंगे, अगर आप 3 घंटे का वर्कआउट कर रहे हैं और आप, तो आपको करीबन 6 ग्राम कार्बोहाइड्रेट चाहिए। अब 6 ग्राम कार्बोहाइड्रेट इंटू 70, क्योंकि आपका बॉडी वेट 70 केजी है, तो आपको करीबन दिन में 400 ग्राम कार्ब्स चाहिए। तो ये सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है कि आप वर्कआउट कितना इंटेंस करते हैं। आपका वर्कआउट 1 घंटे का है तो आपका कार्ब्स का इंटेक अलग होगा, आपका वर्कआउट 2 घंटे का है तो कार्ब्स का इंटेक अलग होगा। सेम हम जाते हैं प्रोटीन के लिए। प्रोटीन में जनरल रूल ऐसा कहा जाता है कि आपको 1 ग्राम प्रोटीन लेना है पर बॉडी वेट के हिसाब से, जिसको मैं इतना प्रमोट नहीं करता हूं। मेरे हिसाब से अगर आप एथलीट हैं, अब अगर आप रोज 1 से 1.5 घंटे वर्कआउट कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आपकी बॉडी को 1.5 से 2 ग्राम प्रोटीन की बहुत जरूरत है। और इसकी जरूरत क्यों है, इसका आगे मैं आंसर दूंगा। ये अभी मैं इस क्वेश्चन को मेरे पास सिर्फ रखता हूँ कि हमको क्यों 1.5 से 2 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अगर आप 65-70 केजी के हैं और बंदा अगर सिर्फ 70 ग्राम प्रोटीन ले रहा है, दैट्स इनफ फॉर योर बॉडी। ऐसा नहीं कि 70 ग्राम प्रोटीन कम है, बट एक बंदा अगर 1.5 से 2 ग्राम प्रोटीन पर केजी ले रहा है, मतलब उसको करीबन 120 से 140 ग्राम प्रोटीन चाहिए, और वो उसकी बॉडी की एक्चुअल नीड है जब वो रनिंग करता है। जब वो रनिंग करके उसकी मसल मास ब्रेक होती है, तब उसको पता चलता है कि मेरी बॉडी को अब एग्जैक्ट प्रोटीन की जरूरत है, तब उसको वो प्रोटीन मिल नहीं पाता। तो कंपोजिशन ऐसा है, कार्ब्स आपके 4 ग्राम से स्टार्ट होते हैं, 6-7 7.5 ग्राम तक जाते हैं पर बॉडी वेट, और आपका प्रोटीन होता है वो 1 ग्राम से स्टार्ट होता है और 2 ग्राम पर बॉडी वेट जाता है। फैट का कोई प्रपोर्शन आज तक वर्ल्ड में कोई भी रिसर्चर ने डेवलप नहीं किया है कि आपको फैट कितना चाहिए, बट जनरल रूल ऐसा है, और जितना मुझे पता है कि अगर आप सही सोर्स ऑफ प्रोटीन और सही सोर्स ऑफ कार्ब्स ले रहे हो, तो उसी में से आपको सही अमाउंट ऑफ हेल्दी फैट मिल जाएगा। जैसे आप प्रोटीन के लिए नट्स ले रहे हो, सीड्स ले रहे हो, तो उसमें ऑलरेडी फैटी एसिड होते हैं, गुड फैट। आप पनीर ले रहे हो, आप डेयरी प्रोडक्ट ले रहे हो, तो आपको अलग से फैट लेने की जरूरत नहीं होती है। फिर भी जो एथलीट होते हैं उनको मैं ये जरूर कहता हूं कि आप आपके मील में एक ओमेगा मील रखिए। ओमेगा मील का मतलब होता है कि आप करीबन शाम को 5 से 5:30 के बीच में आप एक CLA की टैबलेट लीजिए, जिसको बोलते हैं हम लायनिक एसिड, और साथ में आप ओमेगा 3 लीजिए। ये आपकी रनर्स के लाइफ के लिए ये बहुत जरूरी है। आपको CLA
और आपको ओमेगा 3, क्योंकि ओमेगा 3 हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती है और ओमेगा 3 हमको डाइटरी फूड में से भी बहुत कम मिल पाता है, इसके लिए हम इसको सप्लीमेंट के थ्रू लेते हैं। तो एमसीटी ऑयल या आप CLA टेबलेट या आप ओमेगा 3, आप इन तीनों में से कोई भी चूज करके आप ओमेगा 3 मील में डाल सकते हो। तो बेसिकली पीसीएफ का मैंने बताया कि कार्ब्स कितना चाहिए, प्रोटीन कितना चाहिए और लिपिड कितना चाहिए। सेम आता है वीएमएफ के लिए। हम जनरली देखते हैं कि विटामिन, मिनरल और फाइबर के बारे में हमारे पास इतनी नॉलेज होती नहीं है। Right. अब जनरली अगर हम देखा जाए, जिसको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, तो एक रनर को ये पता होना चाहिए कि जब मैं रनिंग करके आ रहा हूं और मेरी बॉडी स्वेट आउट हो रही है, तो उस समय मेरी बॉडी में से कितने इलेक्ट्रोलाइट निकल रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइट मतलब आपके पोटेशियम, जिंक, Right. मैग्नीशियम, फास्फोरस, मैंगनीज, ये हमको नहीं पता होते। और हम जब कैलोरी कैलकुलेट करते हैं तब हमारी कैलोरी की जो हमारी नोटबुक होती है उसमें हम ये लिखते भी नहीं है कि भाई हमको आज पोटेशियम की जरूरत है। अब जैसे पोटेशियम की जरूरत है हमको 4700 mg, तो हमको नहीं पता है कि हम अपने डाइट में 4700 mg लाएंगे कहां से। सोडियम की जरूरत है हमको 1200 mg, कैल्शियम की जरूरत है 1000 mg, आयरन की जरूरत है, अगर एक मेल है तो उसको करीबन करीबन 8 से 9 mg की जरूरत होती है और एक लेडी के लिए, वुमेन के लिए करीबन 18 mg की जरूरत होती है। तो जब तक हम ये कैलकुलेट नहीं करेंगे, जब तक हमारा सोच, हमारी थॉट प्रोसेस सिर्फ पीसीएफ तक लिमिटेड है कि यार प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, तो आपकी बॉडी रनर्स और एथलीट के लिए पीसीएफ के साथ साथ विटामिन, मिनरल और फाइबर की भी जरूरत है। तो इसके लिए इसको मैं हमेशा दो पार्ट में लोगों को बताता हूँ कि पीसीएफ तो जरूरी है ही, लेकिन विटामिन, मिनरल और फैट, फाइबर, ये तीनों चीज भी उतनी ही जरूरी है। और इसके साथ आता है एक हम कहते हैं वाटर। ये 7 प्रोडक्ट मिलके हमारा टोटल न्यूट्रिशन बनता है। हमारे खाने में अगर वाटर नहीं है तो वो हम उसका कैलकुलेट भी नहीं करते हैं। जैसे अगर मैं बताऊं, एक रनर है तो आप, जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप कितना वाटर इनटेक करते हो, तो आप जनरली कहोगे मैं 3 से 4 लीटर वाटर इनटेक करती हूँ। Right. बट एज अ रनर आपको पता है कि आपको वर्कआउट के कितने टाइम पहले से आपको पानी पीना चाहिए? हाँ जी। वो नहीं पता होगा, बहुत सारे लोगों को पता होगा, बट अगर मैं यहाँ पे बताने जाऊं तो मैं कहूंगा कि आपकी बॉडी वेट के हिसाब से आपको 10 ml वाटर, आपकी बॉडी वेट के हिसाब से 10 ml वाटर आपके रनिंग के 2 घंटे पहले से आपको लेना स्टार्ट करना है। मतलब अगर आप 50 kg हो तो 500 वाटर आपको कंज्यूम करना है। कब तक? जब आप रनिंग के स्टेज पे पहुंच जाओ। और वो पानी आपको एक साथ नहीं पीना है, वो पानी आपको 2 घंटे पहले से स्टार्ट करना है लेना। हाँ, और जब आप रनिंग के 10 मिनट पहले रेडी होने वाले हो, उस समय आपको एटलीस्ट 10 आउंस पानी आपके बॉडी में प्रेजेंट होना चाहिए। 10 आउंस मतलब करीबन 200 से 250 ml वाटर। आप एम्प्टी स्टमक रनिंग नहीं कर सकते और आप ओवरलोड होके भी रनिंग नहीं कर सकते। ये दोनों कंडीशन में आपके परफॉर्मेंस अफेक्ट होंगे। सो 2 घंटे पहले से आप वाटर लेना स्टार्ट कीजिए आपकी बॉडी वेट के हिसाब से। अब मैं आपको बोल दूं कि आप 500 ml लीजिए। एक बंदा है जो 70 kg का है, तो उसके लिए वो 500 ml इनफ नहीं है, उसको करीबन 750 ml पानी लेना स्टार्ट करना है 2 घंटे पहले से। तो ये रूटीन अगर आप 1 महीने आप इसको करके देखेंगे तो मैं 200% श्योर हूं कि आपके परफॉर्मेंस में बहुत एनहांसमेंट आपको देखने को मिलेगा। जितने भी रनर्स यहाँ पे देख रहे हैं या जितने भी रनर्स इस सेशन को बाद में यूट्यूब पे देखेंगे, वो वाटर को उतना ही सीरियसली लें जितना आप माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को ले रहे हैं। वाटर इनटेक रनिंग के 1.5 घंटे पहले और रनिंग के 10 मिनट पहले उतनी ही जरूरी है जितना आपका कार्ब जरूरी है आपके रनिंग के पहले। तो ये अगर मैं यस प्लीज। There are questions also coming. नीचे में रंजीत मिश्रा जी भी कुछ questions पूछ रहे हैं. So what we can do is we can note those questions and हम I think Ranjit, these questions that you are asking we'll cover and we have next few questions which will cover that also. Okay. Yeah, sure. है कि ओमेगा 3 हम कैसे ले सकते हैं? तो ओमेगा 3 there are tablets, right? There are omega 3 tablets in CLS. See, ओमेगा 3 के बारे में एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि ओमेगा 3 जनरली ये क्वेश्चन जो वीगन डाइट वाले होते हैं वो जनरली मुझे हमेशा पूछते हैं कि मैं उनको जब बोलता हूँ कि आप वीगन डाइट पर हो तो यू नीड टू हैव ओमेगा 3, तो वो बोलते हैं कि हमारे डाइट में ओमेगा 3 तो आ ही जाता है क्योंकि हम वॉलनट लेते हैं। Right. तो
अब ठीक है, बट उनको ये नहीं पता है कि ओमेगा 3 की डेली रिक्वायरमेंट कितनी है। ओमेगा 3 की डेली रिक्वायरमेंट है करीबन 350 से 500 mg। आपकी बॉडी की नीड है और आपकी बॉडी ये प्रोड्यूस नहीं करती है। ओमेगा 3 सबसे ज्यादा आपको मिलता है एनिमल प्रोडक्ट में, बट आप वीगन है, आप प्लांट बेस्ड फूड पे जाना चाहते हैं, तो उनका जवाब आता है सर हम वॉलनट लेते हैं। वॉलनट में सबसे ज्यादा, वॉलनट इज द रिचेस्ट इन ओमेगा 3। तो मैं बोलता हूँ हाँ ठीक है, बट आपको ये पता है कि ओमेगा 3 वॉलनट में होता कितना है? तो आप अगर 100 ग्राम ओमेगा 100 ग्राम आप वॉलनट लेंगे ना, तो उसमें आपको 10 mg ओमेगा 3 मिलता है। मतलब आपको 1 किलो वॉलनट खाना पड़ेगा, तब आपको 1/3 ऑफ आपका डेली रिकमेंडेशन खत्म होगा। मतलब आप अगर 3 किलो वॉलनट खा रहे हो एक दिन में, इफ यू आर पॉकेट इनफ, और अगर आपका एपेटाइट है कि आप 3 किलो वॉलनट खा सको, तो आप बेशक खाइए, फिर आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो ओमेगा 3 हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती है, और हम ओमेगा 3 के वो प्रोडक्ट नहीं खा सकते उतनी क्वांटिटी में। तो हमको ये हम नहीं, ये दुनिया के सारे एथलीट ओमेगा 3 पे डिपेंडेंट होते हैं उसकी ये डेफिशिएंसी को पूरी करने के लिए। तो ओमेगा 3 इज मस्ट। ओमेगा 3 से आपके हार्ट बीट रेगुलेट होते हैं, आपका ब्लड प्रेशर रेगुलेट होता है, आप स्ट्रेस रिलीफ रहते हैं, क्रैम्प्स नहीं आते, सोरनेस नहीं होते, ये बहुत सारी चीजें, मेंटल स्ट्रेंथ सही रहता है, इंसोमेनिया का प्रॉब्लम नहीं होता, नींद अच्छी आती है। तो ओमेगा 3 सबसे हाईएस्ट एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट है, आपकी लाइफ में वो चाहिए। आशीष, सिमिलर चीज पे एक और क्वेश्चन आई फॉरगॉट, किसी ने पूछा था, वन ऑफ द स्क्रोलिंग क्वेश्चंस आई सॉ, कि ये जो आप डेफिशिएंसीज बताते हो ओमेगा 3 वगैरह लेना चाहिए, आजकल बहुत कॉमन है, नॉट जस्ट अमंग्स रनर्स बट इवन कॉमन पीपल, B12, D3 इनकी डेफिशिएंसी की, और रनर्स में बहुत ज्यादा फील होता है हमें मसल्स में सोरनेस बिकॉज ऑफ B12 डेफिशिएंसी, टायर्डनेस रहता, फटीग रहता है, इसको कैसे ओवरकम करेंगे? सी B12 डेफिशिएंसी सबसे ज्यादा उनमें होती है जो वेजिटेबल प्रोडक्ट लेते हैं। अब अगेन यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी हो जाती है कि यार आप नॉनवेज को प्रमोट कर रहे हो, बट दिस इज द अगली ट्रूथ। आपके वेजिटेरियन खाने में, जैसे मैंने कहा कि बंदे बोलते हैं कि वॉलनट है तो हम क्यों ओमेगा 3 लें, तो आप विटामिन B12 का डेफिशिएंसी पूरा करना चाहो भी ना वेज खाने से, तो वो पूरी नहीं हो सकती है। बेस्ट है आप, अगर आप आपके डाइट में नॉनवेज, मैं ऐसा नहीं बोलता कि नॉनवेज ऐड ही करो, बट अगर आप हो सके आप एग्स ऐड कीजिए, हो सकता है आप डेयरी प्रोडक्ट ऐड कीजिए। डेयरी प्रोडक्ट आप लेंगे उससे भी आपकी B12 की डेफिशिएंसी कम होगी, बट आपकी चली नहीं जाएगी। जैसे अगर मैं अभी चेक करवाऊंगा तो मेरा B12 करीबन 550 से 600 आएगा। मैं एग्स लेता हूं, फिर भी मुझे पता है कि मुझे कितना खाना है, फिर भी मैं, हमारा रेंज है 250 से लेके 1000, फिर भी मैं 600 के बीच में अभी खेलता हूं, मुझे 600 के बीच में मेरा B12 रहता है। तो जनरली आजकल लोग क्या करते हैं, डॉक्टर्स उनको B12 का इंजेक्शन देते हैं, उनको कोर्स करने का बोलते हैं, जो ज्यादातर वेजिटेरियन डाइट पर रहते हैं और उनकी डेफिशिएंसी पूरी नहीं हो सकती। तो इसका भी एक वैलिडिटी है, जैसे हर चीज का वैलिडिटी होता है वैसे B12 के इंजेक्शन का भी वैलिडिटी है। आप उसको लोगे, वो करीबन 2, 2.5 या 3 महीने तक आपको काम करेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाता है कि आपने B12 की डेफिशिएंसी को कम करने के लिए आपने आपकी बॉडी में एक्सेस B12 लोड कर दिया, विच इज नॉट राइट। आपको खाना तो खाना है, अब ऐसा तो नहीं है कि मैं पूरे दिन का खाना आज खा लूं तो मैं पूरे दिन नहीं खाऊंगा तो चलेगा। सो B12 की डेफिशिएंसी के लिए आपको आपकी बॉडी पे करीबन 6 से 8 महीने काम करना पड़े। आज आपको अगर डेफिशिएंसी पता चली है, आप कल से काम करोगे तो 6 महीने के बाद उसका रिजल्ट दिखेगा। तो मैं वही बोलता हूं कि हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात ही नहीं करते हैं। ये लोग जो बोल रहे हैं ना, जो सब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, दैट इज वेरी, बहुत सही क्वेश्चन है कि B12, D3, ओमेगा 3, तो ये जब आप आपका डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट जो आपका कैलकुलेट करता है ना, तो ये इन सब चीजों को बहुत बारीकी से देखता है कि आपकी बॉडी को कितनी जरूरत है, और उसके हिसाब से आपका डाइट प्लान किया जाता है। तो आप अगर B12 वाले प्रोडक्ट खा रहे हैं, आपके डेयरी प्रोडक्ट में आपको B12 मिलेगा, आपके मीट हो गए, चिकन हो गया, आपके एग्स हो गए, अब इन सब चीजों में आपको B12 अच्छे अमाउंट में मिलता है। बट फिर जो लोग नॉनवेज नहीं प्रीफर करते, उनके लिए प्रॉब्लम यही होता है कि उनकी B12 की डेली रिकमेंडेशन पूरी नहीं हो सकती, फिर उनको B12 के कैप्सूल्स देने पड़ते हैं या टैबलेट्स देने पड़ते हैं। राइट, सो दिस इज द, या। So let's move to the next question.
Yeah. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी एन आइडियल डाइट फॉर अ रनर? मतलब एक रनर को सुबह से लेके शाम तक में क्या खाना चाहिए, किस क्वांटिटी में खाना चाहिए जो आइडियल रहे उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से, उनके वर्कआउट के हिसाब से? आप क्या सजेस्ट करते हो? सी ये क्वेश्चन भी बहुत सिमिलर टू हमारे पहला क्वेश्चन ही है, जिन्होंने पूछा था कि पीसीएफ क्या है, तो मैंने पीसीएफ के साथ वीएमएफ भी बता दिया। तो सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी अप्लाई होता है कि जनरली हम बोलते हैं कि कार्ब्स, तो कार्ब्स, प्रोटीन और फैट। कार्ब्स का काम करता है, कार्ब्स आपके बॉडी में जेट फ्यूल का काम करता है, आपको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। कार्ब्स क्या करता है, आपकी बॉडी में स्टोर होगा, आपको जब जरूरत होगी आपकी बॉडी आपके कार्ब्स को ब्रेक डाउन करेगी, ग्लाइकोजन बनेगा, ग्लूकोज बनेगा और आपकी बॉडी को फ्यूल प्रोवाइड करेगा। तो आपको खाना क्या है, तो जनरली मैं ऐसा बोलता हूं कि आप जो प्रॉपर दिन में डाइट ले रहे हैं वो डाइट आप डिफाइन कर लीजिए। लेकिन स्पेसिफिक रनिंग के पहले, जो लोग रनिंग करने से पहले कार्ब्स के ऊपर लोड करते हैं, वहां पे आप सिंपल कार्ब्स लीजिए, कॉम्प्लेक्स कार्ब लेने की जरूरत नहीं है। अब सिंपल कार्ब क्या होता है? सिंपल कार्ब होता है आपने कार्ब्स लिया और आपकी बॉडी में करीबन आधे घंटे के अंदर वो डिजॉल्व हो गया और आपको एनर्जी दे रहा है। सिंपल कार्ब्स लेने से ऑल्टर ये होता है कि आपकी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत तेजी से शार्प अप जाता है। जब आपकी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल ऊपर जाता है, उस समय क्या होता है, आपकी बॉडी इंसुलिन को यूज करती है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको सिंपल कार्ब्स जितना हो सके उतना कम लेना है। सिंपल कार्ब्स लेने से प्रॉब्लम ये होती है कि आपकी बॉडी इंसुलिन यूज करने लगती है। अब हमारे बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन तो लिमिटेड है, बट फॉर अ रनर आप आधे घंटे या 1 घंटे पहले रनिंग के, या आइडियली 1.5 से 2 घंटे पहले आप सिंपल कार्ब लीजिए। जैसे इंस्टेंट ओट हो गया, आप वो ले सकते हैं, या आप ग्लूकोज की कोई भी आइटम ले सकते हैं, आप कोई भी फ्रुक्टोज या कोई भी फ्रूट ले सकते हैं। तो रनिंग के पहले ये जो डाइट है वो बेस्ट है। आप सिंपल कार्ब लीजिए, कॉम्प्लेक्स कार्ब लेंगे तो क्या होगा, वो आपकी बॉडी में, आपके स्टमक में बैठ जाएगा, क्योंकि उसको करीबन 5 से 6 घंटे चाहिए डाइजेस्ट होने में। पर कहते हैं ना कि मैराथन रनर्स को रन के पहले रात को डिनर में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेने चाहिए, जैसे आई डोंट नो कॉम्प्लेक्स कार्ब, राइस, दाल, पास्ता। दैट इज एब्सोल्युटली राइट। मैं वही बोल रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स कार्ब लेने का टाइम होता है आपकी बॉडी में 6 से 8 घंटे पहले। क्योंकि आपकी बॉडी कॉम्प्लेक्स कार्ब को धीरे धीरे डिसॉल्व करती है। आपकी बॉडी को कॉम्प्लेक्स कार्ब को एनर्जी में कन्वर्ट करने में 6 से 8 घंटा लगता है। सिंपल कार्ब होता है जो आपको आधे से 1 घंटे में तुरंत एनर्जी दे देता है। जैसे आप रिब्ड बनाना ले लो, बनाने में मैं रिब्ड बनाना बोलता हूँ, नॉर्मल बनाना की बात नहीं करता हूँ। एक ग्रीन बनाना होता है, एक रिब्ड होता है। रिब्ड मतलब एकदम पका हुआ। वो जो पका हुआ बनाना होता है वो आपकी बॉडी में इंस्टेंट डिसॉल्व होता है और इंस्टेंट कैलोरी प्रोवाइड करता है, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो आप 8 घंटे पहले आप आराम से आप लेंटिल्स ले सकते हैं, आप बीन्स ले सकते हैं, आप ब्राउन राइस ले सकते हैं, आप गेहूं के आइटम नहीं ले सकते। यू कांट ईट रोटीज एंड ऑल। अगर आप प्रॉपर रनिंग करने वाले हैं, आप 8 घंटे पहले आपको ये छोड़ना है। आपको सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्ब में भी डिफाइन करना है कि मुझे सिंपल कार्ब्स लेने हैं आधे से पौने 1 घंटे पहले और कॉम्प्लेक्स लेना है मुझे रात को। तो ये हो गया हमारा कार्ब्स का पोर्शन। प्रोटीन में मैंने जैसे आपको बताया, आप कार्ब्स में लोग पूछते हैं कि भाई डेली रिकमेंडेशन कितनी है, तो मैंने बता दी आपके रनिंग के हिसाब से रहती है, 4 से 6 ग्राम होता है। प्रोटीन में सेम है 1 से 1.5 ग्राम आपका। अब प्रोटीन क्यों चाहिए? प्रोटीन चाहिए हमारे मसल को स्ट्रांग बनाने के लिए। जनरली होता क्या है, जब हम रनिंग करते हैं, रनिंग करते समय हमारे मसल टीयर होते हैं, मसल फाइब्रोसिस टीयर होते हैं। अब वो टीयर होने के बाद वो कितनी जल्दी रिपेयर आपकी बॉडी कर सकती है, वो डिपेंड करता है आपने आपकी बॉडी को प्रोटीन इनिशियल दिनों से कितना प्रोवाइड किया है। ऐसा नहीं है कि आज मैंने प्रोटीन लेना स्टार्ट किया और कल से मेरी बॉडी मसल रिपेयर करना स्टार्ट कर देगी, ऐसा नहीं है। आपका ये प्रोसेस चालू होता है 6 महीने पहले से। आप अगर सही अमाउंट में, मैंने जो बोला था कि कितना लेना चाहिए, 1 ग्राम बॉडी प्रोटीन वेट के हिसाब से सही है या 1.5 से 2 ग्राम, तो मैं जनरली यही बोलता हूं कि आप 1.5 से 2 ग्राम प्रोटीन पर केजी वेट लीजिए। क्योंकि जब आप रनिंग करते हैं, रनिंग करते समय जब आपका मसल टीयर होता है, तो मसल टीयर होने के टाइम पे मसल को रिकवर करने के लिए, उसको रीहील करने के लिए आपको प्रोटीन की जरूरत रहती है। तो बेस्ट टाइम प्रोटीन लेने का कब है? आपका जब वर्कआउट खत्म हुआ या आपका रनिंग खत्म हुआ उसके 20 मिनट के बाद। आप 20 मिनट तक मत लीजिए, क्योंकि 20 मिनट तक आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन और ग्लूकोज रहता है। आपको तब
अगर आपको सही में उस समय लेना है, मैंने जनरली लोगों को देखा है वर्कआउट के टाइम पे कि वो जैसे वर्कआउट खत्म होते हैं प्रोटीन शेक साथ में रखते हैं और प्रोटीन लेते हैं, बट एक्चुअली आपको उस समय प्रोटीन की जरूरत ही नहीं है। आपकी बॉडी उस समय गर्म है, आपकी बॉडी को उस समय ग्लूकोज की जरूरत, आपकी बॉडी को उस समय एनर्जी की जरूरत है। एक्चुअली कई लोग कहते हैं विद इन 20 मिनट्स लेना चाहिए, तो आप कह रहे हो कि 20 मिनट्स तक नहीं लेना चाहिए, उसके बाद लेना चाहिए। हाँ, आप 20 मिनट छोड़ दीजिए, 20 मिनट से लेकर 40 मिनट के बीच में वो जो 20 मिनट का विंडो है आप उसमें कभी भी लीजिए, क्योंकि आपकी बॉडी तब थोड़ी काम डाउन होती है, आपकी बॉडी ठंडी रहती है, आपकी बॉडी का हार्ट बीट रेगुलेट हो जाता है। उसके बाद आप प्रोटीन लीजिए तो वो प्रोटीन आपके फाइब्रोसिस को जल्दी रिपेयर करता है इन कंपेयर टू आपको जब ग्लूकोज की जरूरत है आपने उसको प्रोटीन फीड कर दिया, तो काम तो आपकी बॉडी करेगी लेकिन वो उतने इफेक्टिवनेस से नहीं कर पाएगी जब उसको सही टाइम पे देने से होता है। So efficiency balance करने के लिए it makes sense to take it after 20 minutes. आफ्टर 20 to 40 मिनट लेना चाहिए, इंस्टेंट तो कभी ही नहीं लेना चाहिए, या ड्यूरिंग द वर्कआउट तो कभी नहीं लेना चाहिए। ड्यूरिंग वर्कआउट लेने से क्या प्रॉब्लम होता है वो मैं आगे क्वेश्चन में भी बताऊंगा आपको कि वर्कआउट के ड्यूरेशन में यू डोंट नीड टू टेक एनी प्रोटीन। राइट, प्रोटीन का बेस्ट सोर्स आप वर्कआउट के टाइम पे आपको लेना है नहीं प्रोटीन, बिकॉज यू डोंट नीड प्रोटीन, यू नीड कार्ब्स एट द टाइम ऑफ रनिंग एंड बिफोर। तो आपके मील में आप कोई भी लीन मास जो प्रोटीन हो आप ले सकते हैं, आप लेंटिल्स ले सकते हैं, आप बीन्स ले सकते हैं, आप एग्स ले सकते हैं, आप चिकन ले सकते हैं, ये सब चीजें आपको बेस्ट अमाउंट ऑफ प्रोटीन है। रेड मीट को छोड़ के, रेड मीट आप ले सकते हैं बट उसमें हाई अमाउंट ऑफ फैट होता है, सो इट इज नॉट प्रेफरेबल। फिश इज द बेस्ट प्रोटीन सोर्स है, बट जो लोग नहीं लेते हैं, जो नॉन वेज है, मैं भी नहीं लेता हूँ, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, सो उसके लिए आप प्रोटीन शेक ले सकते हैं, प्रोटीन बार अपने साथ रख सकते हैं। आप 20 मिनट के बाद आप उसको कभी भी लीजिए, और थ्रू आउट द डे आप जब आपका मील प्लान डिसाइड कर रहे हैं उसमें आप आपके कैलोरी के हिसाब से आपको मॉर्निंग में क्या लेना है और इवनिंग में क्या लेना है, क्योंकि इवनिंग इज द बेस्ट टाइम टू टेक द प्रोटीन। इवनिंग में आप प्रोटीन लेंगे तो वो आपको पूरी रात में जब आप सोते हैं तब आपके मसल को रिपेयर करता है। इवनिंग में आपको कार्ब्स नहीं लेने हैं। रनर के लिए तो सबसे बेस्ट अगर मैं बोलूं तो रनर के लिए कार्ब्स लेने का टाइम है शाम को 6 से 6:30 के बीच में, अगर उनको खाना खाना ही है रनर के लिए। अगर कोई भी रनर इस चीज को अडेप्ट कर लेता है, मैं उसको 1000% गारंटी से बोलता हूँ उसका परफॉर्मेंस 200% इंक्रीज हो जाएगा। आपका खाने का हैबिट बदलिए, खाने का हैबिट रनर्स को सबसे पहले चेंज करने की जरूरत है। अगर आप सही में एथलीट हैं, दुनिया के किसी भी अल्ट्रा मैराथन या मैराथन रनर को देख लीजिए, आप उनके बायोग्राफी पढ़ लीजिए, वो 7 बजे के बाद कार्ब्स नहीं लेते हैं। 7 बजे के बाद उनकी बॉडी में प्रोटीन का इंजेक्शन होता है, प्रोटीन इंजेक्ट करते हैं फ्यूल की तरह से, कार्ब्स नहीं करते हैं। वो फैट डालेंगे, प्रोटीन डालेंगे, लेकिन कार्ब्स नहीं डालेंगे। तो बेस्ट टाइम टू टेक, मैं तो बोलता हूँ पूरा मील अगर आप ले रहे हो 6 से 7 के बीच में, तो इट इज द वन ऑफ द बेस्ट टाइम टू टेक द मील। 7 बजे के बाद आप अवॉइड कीजिए। 7 बजे के बाद आप मिल्क ले सकते हो या आप वार्म ल्यूक वाटर ले सकते हो, बट ये जो भी रनर्स हैं इसको 1 महीना फॉलो करके देखिए और फिर आप मुझे व्हाट्सएप या आप मुझे ईमेल करना कि आपके परफॉर्मेंस कितना एनहेंस हुआ है। 6 से 7 का विंडो इज द बेस्ट विंडो। उसका भी एक लॉजिकल रीजन है कि जब हम खाना खाते हैं पूरे दिन में तो हमारा बॉडी साइकिल वर्क करता है जैसे हमारा सन का राइज होता है और सनसेट होता है। तो हमारा मेटाबॉलिज्म कैसा है कि जब हम दिन में उठते हैं तब हमारा मेटाबॉलिज्म पीक पर होता है। तो आप 6 से लेके 12 बजे तक आप खाओगे ना कार्ब्स, तो वो डिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता है वैसे वैसे आपकी बॉडी में डाइजेशन की प्रोसेस बहुत धीरे हो जाती है। फिर भी जो रनर्स हैं उनको कार्ब्स जरूरी होता है। तो हमारी बॉडी में एक विंडो आता है, एक टाइम आता है जब हमारी गैस्ट्राइटिस सबसे ज्यादा एक्टिव होती है। गैस्ट्राइटिस सबसे ज्यादा एक्टिव, जिसको हम बोलते हैं जठराग्नि, सबसे ज्यादा एक्टिव होती है। वो विंडो ही है 6 से 7 का, क्योंकि वो बोलते हैं ना जैसे आप दिया जलाते हो या मोमबत्ती जलाते हो, जब वो बुझने वाला होता है तो सबसे ज्यादा प्रकाश करता है, सबसे ज्यादा इनलाइटन होता है। तो हमारा डाइजेशन सिस्टम भी ऐसा है कि जब वो स्लो होने वाला होता है ना उसके पहले वो स्पार्क करता है। तो वो 6 से 7 के विंडो में, मैं जनरली नहीं बोलता लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि 6 से 7 के विंडो में आप कुछ भी खाओ वो इजिली डाइजेस्ट हो जाएगा। कार्ब्स तो और इजी डाइजेस्ट होगा। तो 6 के 7 के बीच में आप खाना खा लो। जितने भी रनर्स हैं, जितने भी एथलीट्स हैं, जितने भी बॉडी बिल्डर हैं, आप इवन फिल्म स्टार्स को देख लो। आप अगर आप
जॉन अब्राहम को देखो उसका डाइट, या आप टाइगर श्रॉफ का डाइट को देखो, तो इनके डाइट में ये वो लोग 7 बजे के बाद कार्ब्स नहीं लेते। एक्चुअली 7 बजे के बाद ये खाना ही नहीं खाते लोग। आप उसेन बोल्ट का डाइट आप देख लो, उसेन बोल्ट के डाइट में उसने बोला है कि मैं 6:30 के बाद खाना ही नहीं खाता, आई ओनली टेक जूस। सो रनर्स के लिए तो ये काफी जरूरी है कि वो कार्ब्स का इंटेक कम कर दें। दोपहर के बाद 12 बजे के बाद कार्ब्स लेना नहीं है। मैक्सिमम 6 से 7 के बीच में अगर कार्ब्स लेना है आप ले सकते हैं। Sure, this was very informative, Ashish. Let's move to the next question, which is a very common question. Most of us runners we feel कि during the run, especially जब हम long runs का practice कर रहे हैं weekends वगैरह में, we feel exhausted towards the middle, especially summers होती है तो. So what is the mid-run drink that we should take? कई लोग electrolyte डाल लेते हैं, salt डाल लेते हैं, हम कुछ भी करते हैं, कभी-कभी हम जैगरी या नमक डाल के भी पानी पीते हैं. But then what is the best drink we should take during our runs so that we don't feel too exhausted too soon? एक है कॉमन क्वेश्चन, लेकिन इसको अप्लाई करना बहुत टफ है। मतलब ये सभी लोगों के लिए, मतलब अगर आप पावर लिफ्टर भी हो या आप अगर एक्सरसाइज हैवी कर रहे हो, उनके लिए भी ये होता है कि हम वर्कआउट करते हैं, वर्कआउट के बीच में हमारा परफॉर्मेंस डिप होने लगता है, उस समय हम क्या करें। तो जनरली ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी बोलता हूं, और ये मैंने बहुत लोगों पे एक्सपीरियंस भी किया हुआ है कि जो आपका ये होता क्या है, मतलब क्यों हम एग्जॉस्टेड फील क्यों करते हैं, कि आप वर्कआउट कर रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं तो एग्जॉस्टेड फील होने का रीजन क्या है। तो एग्जॉस्टेड फील होने का रीजन है हमारी बॉडी में से इलेक्ट्रोलाइट का निकलना, जो बहुत कॉमन है। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, हमको पता है इलेक्ट्रोलाइट, आपने बोला इलेक्ट्रोलाइट हम ऐड कर लेते हैं और हम उसको लेते हैं, बट इलेक्ट्रोलाइट है क्या, आपके सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम, ये हो गए आपके इलेक्ट्रोलाइट। और ये तभी निकलते हैं जब आपकी बॉडी एक्सेस स्वेट आउट करती है। जब आपकी बॉडी स्वेट करती है उस ड्यूरेशन में आपकी बॉडी में से सोडियम निकलता है। सोडियम निकलने से आपकी बॉडी वीक फील करती है, और वो वीक फील करने के लिए आपकी बॉडी ग्लाइकोजन और ग्लूकोज प्रोड्यूस करती है। वो ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है, और आप अभी आपको लगता है कि मैं एग्जॉस्टेड हूं, अगर आपकी बॉडी ग्लाइकोजन या ग्लूकोज प्रोड्यूस ना करे तो आप उससे ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाओ। तो आपकी बॉडी में आपको इंटरनल नहीं पता चल रहा है कि मैं एग्जॉस्टेड कितना हूं, आपकी बॉडी ने ग्लूकोज जनरेट कर दिया तो आपको पता नहीं चला, बट आपकी बॉडी में से इलेक्ट्रोलाइट निकल रहे हैं। और बेस्ट प्रोडक्ट जिसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम के साथ मैंगनीज भी है, वो एक ही है, वो है कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर इज गिफ्टेड विथ दिस ऑल 5 इलेक्ट्रोलाइट्स। तो कोकोनट वाटर को आप रनिंग के ड्यूरेशन में आपको पीना कैसे है, तो रनिंग के ड्यूरेशन में आप इसको सिर्फ 1 सिप या 2 सिप ही ले सकते हैं। जनरली लोग पी के 2, 4, 5, 6, 7 सिप ले लेते हैं और छोड़ देते हैं, बट एक्चुअली हमारे बॉडी को उतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी वीक फील कर रही है तो हमारी बॉडी ने ऑलरेडी ग्लूकोज तो बना ही दिया है अंदर से, और ग्लूकोज बनने के बाद भी अगर आप वीक फील कर रहे हैं तो आपके बॉडी में फैट स्टोर है, वो फैट आपको एनर्जी दे रहा है, बट आपको थर्स्टीनेस लगती है, आपका गला सूखता है, आपको ऐसा लगता है कि मैं क्या पी लूं। उस समय कोकोनट वाटर इज द बेस्ट सोर्स ऑफ जो आप रनिंग के टाइम पे आप ले सकते हैं। बहुत लोग पिंच ऑफ सॉल्ट भी डालते हैं वाटर के अंदर, वो लेते हैं, बट पिंच ऑफ वाटर डालने से प्रॉब्लम ये होता है कि हमको पता नहीं कि हमारी बॉडी ने सोडियम कितना पास आउट किया है, हमको नहीं पता हम रनिंग कर रहे हैं। आप अगर समर में रन कर रहे हैं और आपकी बॉडी स्वेट आउट कर रही है, और आप विंटर में रन कर रहे हैं आपकी बॉडी स्वेट आउट कर रही है, दोनों कंडीशन में बॉडी स्वेट आउट हो रही है, लेकिन दोनों कंडीशन में इलेक्ट्रोलाइट अलग अलग निकलते हैं, दोनों कंडीशन में आपके सोडियम अलग निकलते हैं। तो अगर मैंने एक ग्लास में समर में 1 चुटकी नमक डाला है तो उसका काम अलग होगा, और मैंने विंटर में डाला है तो उसका काम अलग होगा। सो वी डोंट नो। और मैं वैसे भी सोडियम के सामने मैं हमेशा लोगों को सॉल्ट की जगह रॉक सॉल्ट बोलता हूं। जो अगर ले रहे हैं आप प्लीज उसको चेंज करके देखिए, आप सॉल्ट को छोड़ दीजिए, अब रॉक सॉल्ट आप पीजिए। अगर आपको कोकोनट वाटर नहीं मिल रहा है, सीजन नहीं है, कोकोनट वाटर नहीं है, तो प्लीज यूज रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट आप डालिए 1 गिलास पानी के अंदर, करीबन 1/4 कप स्पून, आप उसको लीजिए। दिस इज द बेस्ट वे टू रिहाइड्रेट। आपको कोई भी सुगरी ड्रिंक लेने की जरूरत नहीं है, आपको कोई स्पोर्ट्स ड्रिंक लेने की जरूरत नहीं है। ये सब गिमिक्स हैं, ये सब सारे गिमिक्स हैं मार्केटिंग सेलिंग करने के।
मैं इन सब चीजों को कभी प्रमोट नहीं करता हूँ। बहुत लोग च्युइंग गम खाते हैं रनिंग के ड्यूरेशन में, आप देखते हैं कि बहुत लोग च्यू करते हैं, बट इट इज वेरी डेंजरस, क्योंकि आप वो च्यू करते समय आपकी बॉडी में एयर इनटेक कर रहे हैं, आपको नहीं पता चल रहा है। आप जब दौड़ रहे हैं, आप उस Right. समय अगर च्यू कर रहे हैं तो यू आर टेकिंग एयर, वो ब्लोटिंग क्रिएट करता है। ये हम इसके उसके ऊपर भी आएंगे कि आपको च्युइंगम, स्पोर्ट्स ड्रिंक, स्पोर्ट्स जेल लोग यूज करते हैं, यू डोंट नीड टू टेक। हमारे जेल्स हम काफी कॉमन है, मैराथन रनर्स हम रेगुलर इंटरवल्स में इंस्टेंट एनर्जी के लिए यूज करते हैं। हाँ, तो ठीक है, वहां पे अवेलेबिलिटी नहीं है, वहां पे लोग यूज नहीं करते हैं। हमारे यहाँ पे बेस्ट सोर्स है रॉकसॉल्ट से, बेस्ट सोर्स तो सोडियम का आज तक हुआ ही नहीं है। रॉकसॉल्ट में पोटेशियम भी रहता है, जिंक भी रहता है, मैग्नीज भी रहता है, बेस्ट है। हमको स्पोर्ट्स जेल की जरूरत नहीं है, स्पोर्ट्स ड्रिंक की जरूरत नहीं है। बेस्ट है कोकोनट वाटर, कोकोनट वाटर मिल गया तो आपको और कुछ चीज जानने की जरूरत नहीं है। बट अगर कोकोनट वाटर नहीं मिलता है तो एक ग्लास पानी में आप 1/4 टेबल स्पून रॉक सॉल्ट लीजिए। Okay. इट इज द बेस्ट ड्रिंक यू कैन एवर हैव। आप इसको लेके देखिए और फिर आप मतलब आपकी टीम मुझे कभी बताना कि इसका फर्क कितना पड़ा हुआ। Sure. Sure. So Ashish, जी। we'll move to the next question. We are running out of time and we still have a lot of questions. या एक क्वेश्चन है कि is it true that we lose muscles along with fat during our runs? If it is true, then tell us how can we avoid? I mean, we don't want to lose our muscles. We really work hard to build it. So how can we avoid that? सी स्वाति जी, इसमें कैसा है कि दिस इज द अगली ट्रूथ। हम इसको अवॉइड ही नहीं कर सकते हैं कि यस, इफ यू आर अ रनर, इफ यू आर अ पावर लिफ्टर, अगर हम HIIT ट्रेनिंग करते हैं तो हमारी बॉडी एक टाइम के बाद फैट में से एनर्जी लेने के बाद आपके मसल को ब्रेक करना स्टार्ट करेगी। आपका मसल लूज होना ही है, यू कांट अवॉइड दिस। बट आप उसको कम कैसे करते हैं? जनरली कैसा होता है कि आपकी बॉडी 90% फैट लेती है और 10% जो होता है वो आपका मसल ब्रेक होता है। इसको हम 5 से 7% इंप्रूव कर सकते हैं। अब करना कैसे है कि जितने भी रनर्स हैं, वो रनर्स को करना क्या है, वो रनिंग करते हैं 6 दिन या 5 दिन। उनको HIIT ट्रेनिंग या रनिंग करनी है कम से कम 3 दिन। उनको ज्यादा फोकस करना है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे, मसल ट्रेनिंग पे, जो हमारे यहाँ के रनर्स बहुत कम करते हैं। अगर आप बाहर के देखो तो वो पावर लिफ्टिंग करते हैं। जितने भी रनर्स हैं, उसेन बोल्ट से अच्छा तो एग्जाम्पल ही नहीं है। आप उसका वर्कआउट देखो तो ही इज डूइंग 4 डे, 4 दिन वो पावर ट्रेनिंग करता है, जिसमें लंजेस हो गए, शोल्डर की एक्सरसाइज हो गई, आपके बैक की एक्सरसाइज हो गई। तो आपके मसल को बिल्ड करना जरूरी है। मसल टूटेगा, आपके पास आज 80% मसल है, उसमें से 10 टूट रहा है। आपके पास 100 रहेगा, उसमें से 10 टूटेगा। फर्क है। आपको मसल बिल्ड करना है। आप जब तक मसल बिल्ड नहीं करोगे, आपका मसल टीयर होगा ही होगा। और मसल टीयर होने के बाद जब मसल रिपेयर होने वाला है, उसके लिए हमको हमारे फूड में इंटेक प्रोटीन का बढ़ाना है। जैसे मैंने कहा कि दुनिया बोलती है 1 ग्राम प्रोटीन लो, मैं बोलता हूँ रनर को तो कम से कम 2 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका तो मसल ब्रेक होता है। Right. चलो हम तो आधा घंटा 1 घंटा वर्कआउट करते हैं, रनर्स तो 1 से 1.5 घंटा, मिनिमम 45 मिनट से लेकर 1.25 घंटा रनिंग करते हैं। एक नॉर्मल बॉडी वेट एक्सरसाइज करने से ज्यादा HIIT ट्रेनिंग और रनर्स का मसल लूज होता है। तो उनको तो कम से कम 1.5 से 2 ग्राम प्रोटीन का इंटेक उनको खाने में डालना है। तो क्या होगा? मसल ब्रेक होगा, लेकिन जो 90 और 10 होता था वो रेशियो 97:3 हो जाएगा। मसल ब्रेक लेकिन होना। एक और चीज है आशीष, उसेन बोल्ट शॉर्ट डिस्टेंस रनर है, तो उसके लिए मसल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो जो हम लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स, जो मैराथन रनर्स होते हैं, वो उनके लिए एक्चुअली मसल्स की रिक्वायरमेंट भी कम रहती है, क्योंकि ज्यादा मसल्स के साथ हम ज्यादा डिस्टेंस दौड़ भी नहीं सकते हैं। नहीं, अगर आप मसल का अब ग्राफ देखोगे तो उसेन बोल्ट के बॉडी में उतना ही मसल मास है जितना अल्ट्रा मैराथन जो रन करता है उसके बॉडी में। वो दौड़ता 10 सेकंड है, लेकिन वो 10 सेकंड दौड़ने के लिए वो रोज 2 से 2.5 घंटे या 3 घंटे प्रैक्टिस करता है। राइट। सी वो उसका गेम ऐसा है कि उसको 10 सेकंड दौड़ना है या 9 सेकंड दौड़ना है। बट वो 9 सेकंड दौड़ने के लिए वो जो 4 साल मेहनत करता है, वो 4 साल मेहनत वो हर रोज 2.5 से 3 घंटे करता है। वो एक पावर लिफ्टर से या एक स्विमर से ज्यादा उसेन बोल्ट के वर्कआउट है। राइट।
आप ग्रैहम थॉप को देख लो, या आप स्विमर को किसी को देख लो, या आप किसी क्रिकेटर को देख लो, उनका वर्कआउट नहीं होता है। वो उनका वर्कआउट जिनका 45 से 50 मिनट होता है, और 45 से 50 मिनट का वर्कआउट उनका जिम में ट्रेनिंग होता है। उसेन बोल्ट का ट्रेनिंग कम से कम 3.5 से 4 घंटे का उसका पूरे दिन का है। तो उसके बॉडी में एक नॉर्मल अल्ट्रा मैराथन से ज्यादा मसल मास होना भी जरूरी है, और अल्ट्रा मैराथन जो है उनको उनकी बॉडी में भी मसल मास होता है। बट जस्ट ये है कि हमको वो डिफरेंशिएट हम नहीं कर पाते हैं। हमको ऐसा लगता है कि मैराथन रनर ज्यादा है, लॉन्ग डिस्टेंस रन करता है, तो उनकी बॉडी में मसल मास। हाँ जी, तो आपका कंक्लूजन ये है कि हमें थोड़ा सा अपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में, मसल बिल्डिंग में भी फोकस करना चाहिए, जिससे रन के वक्त में जो मसल ब्रेकडाउन हो तो वो कॉम्पनसेट हो सके। कम से कम 50% आपको इंक्रीज करना पड़ेगा जो आप अभी कर रहे हैं। अगर आप कर ही नहीं रहे हैं, जैसे मैं देखता हूँ, आप तो स्टिल भी आपका वर्कआउट होता है, आप रनिंग करते होंगे, लेकिन रनिंग के साथ साथ आप लंजेस करते हैं, बैक का वर्कआउट है, बाइसेप है, तो हमारा मसल बिल्ड कैसे होता है? मसल बिल्ड होने का कोई फॉर्मूला नहीं है। देखिए मसल बिल्ड कैसे होता है, आपने वर्कआउट किया, आपका मसल टूटा, मसल टूटने के बाद वहां पे जो फाइबर है वहां पे प्रोटीन जाता है, तो वो मसल मास को बड़ा करता है। वो बड़ा मसल मास हुआ, फिर वो टूटा, फिर वहां पे प्रोटीन गया, तो वो मसल मास को बड़ा करता है। तो जितना आपका मसल मास ब्रेक होगा और उसके सामने जितना आपका प्रोटीन का इंटेक होगा, अभी आपका मसल मास टूटा ज्यादा, आपने प्रोटीन लिया सिर्फ 1 ग्राम, तो मसल तो रिपेयर हो जाएगा, लेकिन आपका मसल मास नहीं बढ़ेगा, मसल मास की डेंसिटी नहीं बढ़ेगी। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग किया और 2 ग्राम प्रोटीन लिया, तो दैट इज द बेस्ट सिनेरियो, आइडियल सिनेरियो है कि आप कम से कम 1.5 ग्राम प्रोटीन पर बॉडी केजी वेट लीजिए, और वीक में एटलीस्ट 2 टाइम्स, मैं जनरली तो मैं 3 दिन बोलता हूँ कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी नहीं कर सकते तो बॉडी वर्कआउट कीजिए, एटलीस्ट बॉडी वर्कआउट कीजिए। आप पुशअप्स, पुलअप्स, आप लंजीज, स्क्वाट, ये सब तो बॉडी वेट वर्कआउट है, आप ये कभी भी कर सकते हैं, बट ये बहुत जरूरी है आपकी लाइफ में। श्योर आशीष। Moving to the next question, how to control metabolism with a growing age? What type of meal is required to improve it? Okay, so how to control metabolism? तो मेटाबॉलिज्म के साथ एक सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि ग्रोइंग एज के साथ मेटाबॉलिज्म कम होता ही है। एक 18 साल का बंदा होगा, उसकी बॉडी में जितना टेस्टोस्टेरोन लेवल डेवलप होगा, जितना उसका मेटाबॉलिज्म उठने के टाइम पर होगा, उतना एक 35-40 इयर्स के बंदे में नहीं रहता है। अब इसका रीजन साइंस, बॉडी साइंस भी है, और तीसरा हमारा फूड हैबिट भी है। जनरली जैसे मैंने कहा कि जितना जो भी चीज मैंने अभी तक बताई है आपको, जितनी भी चीज मैंने बताई कि आपको कार्ब्स कब लेने हैं, कब नहीं लेना है, प्रोटीन कितना लेना है, इसके साथ साथ अगर आपका वर्कआउट का पैटर्न सही रहा, आप वर्कआउट सही कर रहे हैं, तो मेटाबॉलिज्म आपका गिरेगा, लेकिन उस स्पीड से नहीं गिरेगा जिस स्पीड से गिरना चाहिए। अभी मैं वर्कआउट कर रहा हूं, मैं वर्कआउट के साथ साथ मेरी फूड हैबिट सही है, लेकिन मेरी फूड हैबिट के साथ मैं वर्कआउट ही नहीं कर रहा हूं, तो वो मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट करता है। रात को अगर मैं सो रहा हूं, रात को सोने के टाइम पे मुझे ऐसा फूड लेना है कि मेरी बॉडी कैटाबॉलिक स्टेट में कम से कम रहे। कोई भी, अगर मैं सोता हूं, आप सोते हैं, या दुनिया का कोई भी सुपरस्टार सोता होगा, उसकी बॉडी कैटाबॉलिक स्टेज में जाती ही है जब आपका बॉडी वर्क नहीं करता है। बट उस कैटाबॉलिक स्टेट से आप कितनी जल्दी मेटाबॉलिक स्टेट में आ जाते हैं, वो जानना बहुत जरूरी है। तो आप रात को सोते समय कौन सा ऐसा फूड ले रहे हैं जो आपकी बॉडी को कैटाबॉलिक स्टेट में नहीं जाने दे रहा है। तो आपकी बॉडी में रात को सोते समय प्रोटीन का होना बहुत जरूरी है, और वो भी कॉम्प्लेक्स, आपका कॉम्प्लेक्स फूड होना चाहिए जो आपकी बॉडी में करीबन 7 से 8 घंटे तक वो उसको डाइजेस्ट करते रहे। उसके साथ साथ आपका मसल रिपेयर होता रहेगा। कुछ नहीं तो आप एटलीस्ट कोई भी केसिन का प्रोडक्ट ले लीजिए। मैं तो बोलता हूँ आप मिल्क ले लीजिए, टर्मरिक वाला। मिल्क इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ केसिन। तो केसिन क्या करता है, आपकी बॉडी को कैटाबॉलिक स्टेट में नहीं आने देता है, ये आने देता है तो कम आने देता है। 18 साल के बंदे को नहीं फर्क पड़ेगा वो दूध लेगा कि नहीं लेगा, राइट, वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क पड़ेगा 35, 36, 37 साल के बंदे के लिए। सो बेस्ट 3 ही चीज है। आपका फूड हैबिट रखिए जिसमें आप प्रोटीन का इंटेक रात को लीजिए, आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अच्छे से कीजिए, एंड टेक अ गुड स्लीप। जिनको स्लीप डिसऑर्डर का पैटर्न है, मतलब जैसे
आप सोते हो फिर उठ जाते हो, फिर सोते हो फिर उठ जाते हो, जिसको Right. कंप्लीट 6 घंटे की नींद नहीं मिलती है, उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मेटाबॉलिज्म का होता है। एक बंदा 10 बजे सो गया, 4 बजे उठ गया, उसका एक कंप्लीट नींद का पैटर्न है। लेकिन एक बंदा 10 बजे सोता है, फिर 12 बजे उठता है, फिर 2 बजे उठता है। Right. तो स्लीप पैटर्न इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आपका मेटाबॉलिज्म रेट गिर रहा है, आप ये देखिए कि आपके खाने में आप क्या इंक्लूड करेंगे जिससे आपको नींद अच्छे से आए। जैसे मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ कि आप रात को सोते समय आप गुलकंद ले लीजिए, जैसे मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ, सबसे बेस्ट चीज है, आप एंटीऑक्सीडेंट है, आप उसको लेके सो जाइए, आपकी बॉडी में प्रोटीन भी रहेगा, आपको नींद भी अच्छी आएगी। ऐसे आपको डिफाइन करना है कि आपको कौन से ऐसे प्रोडक्ट, अभी बहुत लोग कर्ड लेते हैं, बट कर्ड लेने के बाद उनको दिक्कत होती है। कर्ड इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन, बट कई लोगों की बॉडी उसको डाइजेस्ट सूट नहीं कर पाती है। तो आपकी बॉडी के हिसाब से आपको ये डिफाइन करना है कि ये प्रोटीन मेरे लिए बेस्ट है, और इस चीज को लेने से मैं कंप्लीट मेरे 8 घंटे की नींद हो सकती है। स्ट्रेस रहेगा तो मेटाबॉलिज्म पे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। यू हैव टू मेक योर सेल्फ स्ट्रेस फ्री। स्ट्रेस आपको देना है आपकी बॉडी को सिर्फ रनिंग के टाइम पे, जहां पे जरूरत है। आपको वर्कआउट में आपकी बॉडी को स्ट्रेस देना है, सोते समय स्ट्रेस नहीं देना है। तो जितनी जल्दी आप ये समझ लेंगे कि आपका स्लीपिंग पैटर्न सही रहेगा, आप मेटाबॉलिज्म को उतनी जल्दी आप सही कर पाएंगे। खाने का, जैसे मुझे पूछा गया कि फूड हैबिट कितनी होनी चाहिए, तो आप दिन में 6 से लेके 8 मील लीजिए, हर 1.5 से 2 घंटे पे आप खाना खाइए, स्मॉल मील लीजिए। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर वाला आपका हैबिट आप खत्म कर दीजिए। रनर्स के लिए तो वैसे भी ये सजेशन नहीं मैं देता हूं कि आप 3 मील लीजिए, कम से कम 6 मील होना चाहिए। और जो प्रॉपर रनिंग करते हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं, वो उनकी मील 8 मील की होती है। 8 मील डे वो लेते हैं, 8 मील डे नहीं ले सकते। पोर्शन कंट्रोल स्मॉल जरूरी है। स्मॉल स्मॉल पोर्शन, क्योंकि आपने खाना खाया, आपने खाना खाने के बाद आपने उसको डाइजेस्ट किया, फिर आपने खाना खाया, फिर वो 1.5 घंटे में डाइजेस्ट हुआ। तो ये आपकी मेटाबॉलिज्म की साइकिल को कंप्लीट होने देता है। जैसे मैंने बोला ना कि आपको खाना कब खाना है, 6 बजे के बाद नहीं खाना है। क्यों? क्योंकि 6 बजे के बाद हमारा गैस्ट्राइटिस काम करना स्लो कर देता है। राइट। आपको शुगर लेनी है, हाँ ले सकते हैं। आपको स्वीट खाना है, आप खा सकते हैं, बट कब खाना है? आप रात को स्वीट अवॉइड कीजिए। आपको स्वीट खाना है, आप सुबह लंच में ले लीजिए, ब्रेकफास्ट में ले लीजिए, ज्यादा से ज्यादा आप स्नैक में 3:30-4 बजे तक ले लीजिए, बट रात को ये सब फूड आप अवॉइड कीजिए। बहुत लोग जो शुगर वाला खाना खा के रात को सोता है ना, उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम स्लीपिंग डिसेबिलिटी का होता है। तो आप शुगरी खाना बंद कर दीजिए, कॉम्प्लेक्स कार्ब लेना बंद कर दीजिए, सिंपल कार्ब लीजिए, हाई प्रोटीन वाला डाइट लीजिए, और अच्छे 8 घंटे की आप नींद लीजिए। मेटाबॉलिज्म आपका एकदम परफेक्ट रहेगा। गुड। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। या Why do I feel bloated after my runs? एक bloating सी फीलिंग आती है लॉन्ग रन्स या strenuous रन्स के बाद में, तो why? ओके, तो ये 2 चीजों की वजह से ब्लोटिंग आप फील कर सकते हैं। एक तो पहला है आपका जो बॉडी साइंस है, जिसको मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्यों ब्लोटिंग फील करते हैं। दूसरा आपका रीजन ये है कि सबसे पहले, अगर इफ यू आर ए कॉन्स्टिपेटेड पर्सन, आपको ब्लोटिंग रहेगा। सेकंड, आप अगर स्टार्ची खाना बहुत खाते हो तो आपको ब्लोटिंग रहेगा। अगर आप सोडियम वाला खाना खाते हो, जैसे मैंने कहा कि अगर आपने ये डिसाइड नहीं किया है कि आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कितने जाने चाहिए, अगर आपने 1000 mg की जगह, आज हमारी डेली रिक्वायरमेंट 1000 mg की है, अगर आपने 1200 mg वाला खाना खा लिया या आपने उतना डाइट आपने ले लिया, तो भी आपको ब्लोटिंग हो सकता है। आप अगर कार्बोरेटेड कोई भी चीज खाते हो, जैसे आप सोडा वाले कोई भी प्रोडक्ट पीते हो, तो आपको ब्लोटिंग होने के चांस है। आप कोई भी चीज जो स्ट्रॉ से पी रहे हो, जहां से डायरेक्ट एयर आपके स्टमक में जा रही है, जैसे मैंने कहा आप च्युइंगम खा रहे हो, आप स्ट्रॉ से कोई चीज पी रहे हो, ये सब चीजें बहुत बार आपकी पीरियड्स, आपके साइकिल, ये भी ब्लोटिंग को इफेक्ट करते हैं। तो पहले तो आप ये सब चीजें देखिए कि आर यू अ कॉन्स्टिपेटेड पर्सन। नहीं है तो ठीक है, लेकिन ये 6 चीजों में से आप क्या खा रहे हो? स्टार्ची खाना ज्यादा खा रहे हो, आपके खाने में सिंपल कार्ब्स बहुत ज्यादा है, जो आपकी बॉडी में जाने के बाद तुरंत डाइजेस्ट हो जाते हैं। तुरंत डाइजेस्ट होने का मतलब ये हुआ कि आपकी बॉडी में इंसुलिन लेवल तेज हो गया। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप ये सब चीजें अवॉइड करें। ये सब चीजें अवॉइड करने के बाद बात आती है हमारी बॉडी साइंस की, होता एक्चुअली क्या है। तो इसमें होता क्या है कि हमारी बॉडी स्ट्रेसर का काम करती है। जैसे हम
रनिंग करते हैं, HIIT ट्रेनिंग करते हैं, तो हमारी बॉडी में स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। अब स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है तो हमारे बॉडी में एड्रेनल ग्लैंड होता है, जो हमारे किडनी के ऊपर होता है, एड्रेनल ग्लैंड। उस समय स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ, स्ट्रेस प्रोड्यूस होने का मतलब है कि हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए, वी आर फीलिंग वीक। तो एड्रेनल ग्लैंड क्या करता है, आपको स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिजोल, उसको ये सिग्नल बोलता है कि भाई अभी ये बॉडी जो है वो वीक फील कर रही है, तो ग्लाइकोजन का प्रोडक्शन स्टार्ट कर। सिग्नल आया आपके एड्रेनल ग्लैंड से कि भाई तुझे अब क्या करना है, ये बंदे की बॉडी में एनर्जी फ्यूल करना है। तो कैसे करना है, वो ग्लाइकोजल बनाएगा, आपका लीवर ग्लाइकोजल बनाना स्टार्ट करेगा। तो आपकी बॉडी को दो जगह से एनर्जी मिलेगी। पहली कहां से मिलेगी, आपके ग्लूकोज से, और दूसरी कहां से मिलेगी, आपके स्टोर फैट से। आपका फैट भी तो है ना, एनर्जी आपको चाहिए तो एनर्जी आपके फैट से आएगी। लेकिन इस टाइम पे क्या होता है कि जब आपका बॉडी ग्लाइकोजन बनाता है, उस समय आपकी बॉडी में आपका जो ब्लड प्रेशर लेवल होता है वो हमको पता नहीं रहता। लेकिन जब हम हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग पर रहते हैं, जब हमारा हार्ट बीट करीबन 150 से 160 ग्राम के 60 बीट हार्ट बीट के आसपास होता है, हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर लेवल ऊपर जाता है। और जब ब्लड प्रेशर लेवल ऊपर जाता है और आपकी बॉडी में अगर कोई ऐसा फ्लूइड है जो आपके स्टमक ने उसको डाइजेस्ट नहीं किया है, तो वो फ्लूइड को आपकी बॉडी रिटेन कर लेगी थ्रू आउट द डे के लिए। फिर आप कहीं भी आप बैठ जाओगे, आप सो जाओगे, आपको लगेगा कि मुझे ब्लोटिंग जैसा फील हो रहा है। अब ये होता क्यों है जनरली, मुझे नहीं पता कि जिन्होंने सवाल किया है वो ड्यूरिंग द वर्कआउट क्या लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर आप कोई भी सुगरी ड्रिंक ले रहे हो, या आप BCAA ले रहे हो, या तो आप ग्लूटामाइन ले रहे हो, जो आजकल बहुत चलता है कि भाई आपको BCAA लेना है, ग्लूटामाइन लेना है, तो ये लेना गलत नहीं है, दिस एब्सोल्युटली, क्योंकि अमाइनो एसिड है, आपकी बॉडी की जरूरत है। लेकिन क्या आपकी बॉडी ने इसको एक्सेप्ट किया है? अगर मैं ले रहा हूं तो क्या मेरी बॉडी ने उसको एक्सेप्ट किया है, मेरे स्टमक ने, मेरे इंटेस्टाइन ने एक्सेप्ट किया है कि भाई ये चीज मैं डाइजेस्ट कर लूंगा? वो पहले आपको जानना चाहिए। दूसरा, आपकी बॉडी में उस समय फ्लूइड कितना है वो डिपेंड करता है। जैसे मैंने बोला कि आप वर्कआउट करते करते आपको लगता है मैं थर्स्टी हो गया हूं, मुझे पानी पीना है, तो जनरली क्या होता है, लोग वर्कआउट करके पानी पी लेते हैं करीबन आधा गिलास जितना। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आपकी बॉडी को उस समय सिर्फ 2 या 3 सिप पानी की जरूरत है। ये बहुत बड़ा मिथ है कि हमको उस समय वाटर की जरूरत है। आपकी बॉडी को उस समय ग्लाइकोजन की जरूरत है, आपकी बॉडी को उस समय शुगर की जरूरत है, ग्लूकोज की जरूरत है, आपको वाटर की जरूरत नहीं है। वाटर, हमको लगता है हम थर्स्टी हैं, अब 2 से 3 पानी पी लीजिए सिर्फ, लेकिन उसका भी टाइम होता है। जैसे कई लोग वर्कआउट करते करते पानी पी लेते हैं, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आपने वर्कआउट किया है, आपके सेट के बाद में, या आप जैसे रनिंग कर रहे हैं, तो रनिंग करने के टाइम पे अगर आपका रनिंग खत्म हुआ है तो यू हैव टू अलाउ योर बॉडी टू काम डाउन 1 से 2 मिनट के लिए। और ये 1 से 2 मिनट का फंडा हर एक लोगों के लिए, जो वर्कआउट करते हैं पावर ट्रेनिंग, उनके लिए भी ये है कि आपने वर्कआउट किया, आपकी बॉडी को 1 मिनट आप रेस्ट दीजिए, आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को नीचे आने दीजिए, आपके हार्ट बीट को नॉर्मल होने दीजिए, 75, 80, 90 आने दीजिए। उस टाइम पे आप पानी पियोगे तो आपकी बॉडी वो फ्लूइड को रिटेन नहीं करेगी। लेकिन कई लोग वर्कआउट किया, 1 से BCAA, वर्कआउट किया, ग्लूटामाइन, वर्कआउट किया, पानी पी लिया, तो हमारी बॉडी को उतनी पानी की एक्चुअली जरूरत नहीं है और हम एक्स्ट्रा फ्लूइड हमारे बॉडी में जाने दे रहे हैं। तो जैसे ब्लड प्रेशर, ब्लड ग्लूकोज लेवल ऊपर जाएगा, वो बॉडी हमारे फ्लूइड को रिटेन कर लेगी, और वो रिटेन करती है करीबन 8 से 10 घंटे के लिए। तो वो आप पूरे दिन ब्लोटेड फील करते हो। तो पहली चीज, आपको आपका रूटीन देखना है कि आप स्टार्ची फूड नहीं खा रहे हो, ज्यादा कार्ब्स, मतलब एक्सेस कार्ब नहीं ले रहे हो, आप स्पोर्ट्स ड्रिंक ज्यादा नहीं ले रहे हो, आपके कॉन्स्टिपेशन की इश्यूज नहीं है। अगर ये आपने सही कर लिया तो फिर आप वर्कआउट और रनिंग की ड्यूरेशन में ये देखिए कि आप वाटर का इंटेक जो कर रहे हैं वो इसी तरह से कीजिए, 1 या 2 सिप, जब आपका बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाए। पर हम तो लॉन्ग रनर्स है आशीष, हम तो 2 घंटे तक कांस्टेंट रन कर रहे होते हैं, 2 घंटे या तो 3 घंटे, तो उस बीच में तो हम रुक नहीं सकते, हमारी टाइमिंग गड़बड़ हो जाएगी। हम रन करते करते ही हम पीते हैं 1-2 सिप। तो मैंने वही कहा ना कि आप उस समय लेते क्या है वो डिपेंड करता है। जैसे मैंने कहा कि आप एक बार ट्राई कीजिए, जो ये ट्रायल एंड टेस्टेड है, कोकोनट वाटर जैसे मैंने कहा आपको, या वाटर विद रॉक सॉल्ट, आप इस चीज को लीजिए, आप ब्लोटेड फील नहीं करेंगे। आप सॉल्ट डालोगे, सॉल्ट ऑलरेडी सोडियम है,
Right. सोडियम ऑलरेडी आपकी आपकी बॉडी में वाटर को रिटेन करता है। बॉडी बिल्डर क्या करते हैं, बॉडी बिल्डर जब आप कंपटीशन में उतरते हैं तो पानी पीना बंद कर देते हैं, नमक खाना बंद कर देते हैं। वो क्यों बंद करते हैं? क्योंकि आपकी बॉडी में सोडियम, उनके पास ऑप्शन नहीं है, आपको सोडियम बंद नहीं करना चाहिए, बट उनको फ्लैट दिखना है, उनको श्रेडेड दिखना है, तो वो पानी के साथ सोडियम लेना भी बंद कर देते हैं। सोडियम नहीं लोगे तो आपकी बॉडी फ्लूइड को रिटेन ही नहीं करेगी। Okay. वैसे ही जब आप वर्कआउट कर रहे हो, वर्कआउट के टाइम पे आप कौन सा ड्रिंक ले रहे हो, सारे स्पोर्ट्स ड्रिंक सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होते हैं। जैसे आपने बता दिया भाई, मैंने बोला ना ये सब गिमिक्स है कि भाई आप ये स्पोर्ट ड्रिंक ले लो, बट आपकी बॉडी को जरूरत ये 5 चीजों की है, सोडियम की है, मैग्नीज की है, फास्फोरस की है, ये इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत है। तो आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं, आप BCAA और ग्लूटामाइन ले रहे हैं लीजिए, लेकिन आप उसको आपकी बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल रहने के बाद लीजिए, ड्यूरिंग द वर्कआउट मत लीजिए। या ड्यूरिंग द रनिंग लेना है तो जैसे मैंने आपको ऑप्शन दिया, कोकोनट वाटर या तो आप रॉक सॉल्ट विद नॉर्मल वाटर। श्योर आशीष, हमारे पास बहुत ही कम टाइम बचे हैं, क्विकली हम लोग Okay. एक बार दूसरे क्वेश्चंस को भी टच कर लेते हैं बिफोर दिस सेशन एंड्स। व्हाट मेडिकल टेस्ट शुड वी डू ऑन अ रेगुलर बेसिस? ठीक है, सो मेडिकल टेस्ट में कैसा है कि जनरली जितने भी रनर्स हैं या उनको मैं ये बोलता हूँ कि आप CBC जो नॉर्मल करवाते हैं आप वो करवाइए, लेकिन 2 टेस्ट ऐसे हैं जो मैं ज्यादा रिकमेंड करता हूँ। एक तो है इलेक्ट्रोलाइट पैनल। इलेक्ट्रोलाइट पैनल जिसमें आपके ब्लड के अंदर जितने भी इलेक्ट्रोलाइट है वो किस तरह से फंक्शन कर रहे हैं, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट मतलब मैग्नीज, फास्फोरस, सल्फर, जिंक, मैग्नीशियम, ये आपकी बॉडी में किस हिसाब से वर्क कर रहे हैं, ये आपको चेक करना बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार मैंने ऐसे देखा है कि रनर्स की कंप्लेन होती है कि वो रनिंग के बाद या जो पावर लिफ्टर होते हैं वो वर्कआउट के बाद उनको हेडेक होता है। मैंने कई बार देखा है, कई बार सुना है। तो हेडेक क्यों होता है? क्योंकि आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट सही कंडीशन में आपके ब्लड स्ट्रीम में नहीं जा रहा है, या आपकी बॉडी में आपके खाने के थ्रू वो इलेक्ट्रोलाइट सही से नहीं जा पा रहा है, जिससे आपको ये हेडेक होता है। तो आपको सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट पैनल ये चेक करना है। दूसरा टेस्ट मैं बोलता हूँ फेरिटीन। आप फेरिटीन का टेस्ट जनरली इसके लिए होता है, ये जानने के लिए कि आपकी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी कितनी है। जनरली ये उनके लिए एप्लीकेबल होता है जो विमेन में ये ज्यादा प्रॉब्लम देखी जाती है कि उनमें आयरन डेफिशिएंसी ज्यादा होती है। उनको करीबन 18 mg की जरूरत होती है डेली, और एक मैन में करीबन 8 से 10 mg की जरूरत होती है। तो जनरली होता क्या आयरन की डेफिशिएंसी से, आपको एक्सेस क्रैम्प्स, एक्सेस सोरनेस, DOMS भी होता है कि डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस हो गया, आपको इंसोमेनिया का प्रॉब्लम हो गया। तो ये सब चीजें अवॉइड करने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि आपकी बॉडी में आयरन की कमी है या नहीं है। तो एक फेरिटीन और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट, और तीसरा एक है क्रिएटिन। क्रिएटिन का टेस्ट आपको करना है जिससे आपको पता चले कि आपका किडनी के फंक्शन कैसे कर रहे हैं, क्योंकि एज अ रनर आपको ये पता है कि आपकी बॉडी एक्सेस स्वेट प्रोड्यूस करती है। तो आपने जितना वाटर आज लिया है उसके सामने स्वेट आउट के थ्रू अगर वाटर ज्यादा निकल रहा है और आपको पता नहीं है तो वो किडनी पे इम्पेक्ट करता है। तो सबसे पहले आपको करना है क्रिएटिन, दूसरा आपको चेक करना है इलेक्ट्रोलाइट पैनल, और तीसरा आपको चेक करना है फेरिटीन। बाकी आप CBC रिपोर्ट करवा लें, उसके अंदर हीमोग्लोबिन, RBC, WBC सब आ जाता है। राइट। एक और क्वेश्चन है कि देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु हैव यूरिक एसिड प्रॉब्लम, यू नो, हाई यूरिक एसिड एंड ऑल, so what diet should they follow? There are runners who have this problem, so what should they follow? आपका क्या सजेशन है? से यूरिक एसिड को लेके एक बहुत बड़ा मिथ ये है कि हमको प्रोटीन अवॉइड ही कर देना चाहिए, बट मैंने जितने भी यूरिक एसिड पेशेंट हैं उनको मैं उतना ही प्रोटीन देता हूं जितना मैं एक नॉर्मल बंदे को प्रोटीन में सजेस्ट करता हूं। हमको प्रोटीन का इंटेक कम नहीं करना है, हमको यूरिक एसिड के लेवल को नीचे लेके जाना है। तो मैं अगर जनरली बताऊं कि आपको 6-7 चीजें क्या करनी है, तो जैसे आप सुबह उठते हो तो आप सोने से पहले रात को आप मेथी के 2 स्पून आप उसको सोक करके रख लीजिए। सुबह उठिए तुरंत आप उसको पानी को ले लीजिए और आप मेथी को ले लीजिए। मेथी क्या करता है, आपकी यूरिक एसिड को काटता है। सेकंड, आप उसके आधे घंटे के बाद यू कैन हैव 3 और 4 गार्लिक, छोटे उसके 3-4 पीस ले लीजिए, गार्लिक लीजिए। गार्लिक इज द बेस्ट सोर्स ऑफ कटिंग द यूरिक एसिड। उसके बाद अगर कॉफी की, अगर आप चाय की आदत है तो मैं बेटर कहता हूं कि आप कॉफी लीजिए। कॉफी इज बेटर देन टी जो यूरिक एसिड जिसको प्रॉब्लम है।
मिड स्नैक में आप पाइनएप्पल ले लीजिए, पाइनएप्पल अगेन यूरिक एसिड को काटता है, अगर आपके पास कोकोनट वाटर है तो कोकोनट वाटर भी ले सकते हैं, बट पाइनएप्पल इज बेटर, पाइनएप्पल यूरिक एसिड को काटता है। लंच में अगर आपको लेना है तो यू कैन हैव ब्राउन राइस, और रोटी में अवॉइड करने को बोलता हूं। अगर फिर भी किसी को ऐसा है कि मुझे रोटी लेनी है तो मैं स्पेसिफिक एक मेरी रेसिपी है जिसमें आपको स्वीट पोटैटो, आपको ओट्स और आपको चिया सीड्स, ये तीनों को मिक्स करके आपको रोटी बनानी है, और वो रोटी ले सकते हैं। चिया सीड, स्वीट पोटैटो और ओट्स, ये तीनों का मिक्स करके आप रोटी बनाइए, वो लीजिए। ग्रीन वेजीज आप ले सकते हैं। अब जो यूरिक एसिड वालों को स्पेसिफिक करना है, जो अब करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। उनको लेना है एप्पल सीडर विनेगर, लेकिन वो एप्पल सीडर विनेगर नहीं लेना है जो मार्केट में अवेलेबल है। मार्केट में दो तरह के एसीवी अवेलेबल है, एक होता है पेस्चुराइज और एक होता है अनपेस्चुराइज। तो हमको लेना है एसीवी विथ मदर, जो उसका मदर टिंचर है, हमको वो लेना है। अनपेस्चुराइज जिसके अंदर मिनरल्स और वाइटामिन अवेलेबल है। अनपेस्चुराइज थोड़ा सा महंगा पड़ेगा आपको नॉर्मल एसीवी की जगह, बट एसीवी विथ मदर लीजिए आप। और लेने का टाइमिंग ये है कि आपको लंच के करीबन आधे से पौने घंटे के बाद लेना है, और सेम आपको डिनर में भी ये करना है। डिनर में भी आपको डिनर लेने के आधे से पौने घंटे के बाद एसीवी विथ मदर विथ ल्यूकवार्म वाटर। और लेना कितना है? 1 चम्मच, सिर्फ 1 चम्मच, और वो भी दिन में, वीक में सिर्फ 3 दिन। क्योंकि अगर आप एक्सेस एसीवी लेते हो तो एक्सीवी आपके टूथ के इनेमल को निकाल देता है। आपके जो टीथ इनेमल्स हैं आपको निकल जाते हैं, और आपके दांत, आपको टीथ आपको येलो दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। सो आप वीक में 3 दिन लीजिए, लंच के आधे घंटे के बाद और डिनर के आधे घंटे के बाद, लेकिन लेना है एसीवी विथ मदर। मार्केट में जाके आप बोलेंगे मिल जाएगा। डिनर में आप कोई भी हाई प्रोटीन डाइट ले लो, स्टीम ब्रोकली ले लिया, या आपने फ्रूट सलाद ले लिया, या आपने दाल सलाद ले लिया, ये कोई भी चीज इज द बेस्ट। रात को सोते समय यू कैन हैव केजिन। अगर आप रात को सोते समय आपको अगर मिल्क की आदत है तो ठीक है, अगर नहीं भी है तो आप एसीवी तो ले ही रहे हो, आपको और किसी चीज की जरूरत नहीं है। यूरिक एसिड वालों के लिए सबसे बेस्ट यही मैं बोल रहा हूँ कि आप प्रोटीन लीजिए, लेकिन प्रोटीन के साथ साथ यूरिक एसिड कम कैसे हो उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। हमारे पास नेचुरल इंग्रेडिएंट्स बहुत सारे हैं, क्लॉव्स हो गया, अनियंस हो गया, मेथी हो गया, एसीवी हो गए। ये ट्रायल टेस्टेड है, मेरे इतने सारे क्लाइंट्स हैं वो इसको फॉलो करते हैं। दे हैव उनके लाइफ में मिरेकल्स हुए हैं इनको लेके, वो वापस वो नॉर्मल लाइफ जीने लगे हैं जिनको ये प्रॉब्लम्स थी। हाई यूरिक एसिड भी कम हुआ है और उनके परफॉर्मेंस भी बहुत इंप्रूव हुआ है। यस। One last question from me, Ashish, is vegan diet. इसके बारे में आप थोड़ा बता सकते हैं? There are lots of myths around it and lots of stories around it. लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, फिर वो प्रोटीन डेफिशिएंट हो जाते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन मैंने देखा भी था, पूछा था कि एक डॉक्यूमेंट्री आई थी गेम चेंजर करके। तो गेम चेंजर ये जो डॉक्यूमेंट्री थी उसमें ये बताया गया था कि जिन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, जब वो रिकवरी मोड पे थे, इंजरी हुई थी, इंजरी होने के बाद जब वो रिकवरी मोड पर आ रहे थे, उन्होंने पढ़ा कि भाई मुझे वीगन डाइट पे जाना चाहिए, और उन्होंने वीगन डाइट को फॉलो किया और उनके लाइफ में मिरेकल हुआ। ये डॉक्यूमेंट्री जब 2019 में पढ़ी तो 18 में, तो सबसे ज्यादा खुश मैं इसलिए था क्योंकि उसके बाद लोगों ने पूछना स्टार्ट किया कि न्यूट्रिशन होता क्या है। तब तक ये क्वेश्चन ही नहीं आ रहे थे, बट ये क्वेश्चन आने स्टार्ट हुए ये डॉक्यूमेंट्री के बाद कि यार, और लोगों ने कहा कि यार हमारे लाइफ में मिरेकल हो रहा है वीगन डाइट को लेके। तो सही है, वीगन डाइट से मिरेकल होते हैं, बट वो कैसे होते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। वीगन डाइट को लेके जो डॉक्यूमेंट्री में बताया गया उसमें कई सारी चीजें साइंटिफिकली अप्रोच से नहीं बताई गई थी। उसमें कई सारी चीजें जैसे डेयरी प्रोडक्ट है हो गया, उसके लेके उन्होंने काफी र्यूमर्स पैदा किए थे कि भाई आपको डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए, कैंसर होता है, या तो फिर आपको कंप्लीटली वीगन डाइट पे स्विच होना है। एक्चुअली जब ये बनाया गया और इनके जो प्रोड्यूसर है उनसे पूछा गया कि भाई आपका मोटो क्या था, तो उनका मोटो ये था कि आज के लाइफ में यूरोपियन कंट्री में लोग ज्यादातर एनिमल प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। उनका 80% जो डाइट है वो एनिमल प्रोडक्ट पे आता है। तो उनका ये बोलना था कि हम लोग चाहते हैं कि लोग प्लांट बेस्ड फूड पे शिफ्ट हो, हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि आप एनिमल प्रोडक्ट लेना ही बंद कर दें। Are you getting me? तो are you getting my voice? It is audible? Yes, Ashish, I can hear you. Yeah. तो अब लोगों ने जब ये स्टार्ट किया
यूरोपियन कंट्री में ये डॉक्यूमेंट्री देख के तो लोगों के लाइफ में मिरेकल्स होने स्टार्ट हो गए कि यार वीगन डाइट से इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो रही है, वीकनेस नहीं आ रही है, परफॉर्मेंस बढ़ रहा है। तो हाँ सही है, वीगन डाइट से ये सब कुछ होता है, लेकिन कब होता है? जब आप अनहेल्दी डाइट पर हो और आप वीगन डाइट पे आ रहे हो, तो आपको लगेगा कि भाई मेरी बॉडी में इम्यून सिस्टम बढ़ रही है, परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी हेल्दी डाइट पर हो, जिसको हम मेडिटेरियन डाइट बोलते हैं, तो अगर आप वीगन डाइट पे आ रहे हो, तो वीगन डाइट इज वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स डाइट इन द वर्ल्ड, क्योंकि आपको प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, विटामिन, मिनरल और फाइबर, इन सबको प्लांट बेस्ड में से कैलकुलेट करके और उसको आपको डेली इंटेक में लाना इज वेरी वेरी टफ। राइट। अगर मैं बोलूं कि एक कटोरी दाल मुझे खानी है, तो उसमें 15 ग्राम या 20 ग्राम कार्ब्स होते हैं, और मेरी डेली की रिक्वायरमेंट जैसे मैंने अभी कैलकुलेट किया कि 450 ग्राम की है, तो आपको 20 कटोरी दाल खानी है। इज इट पॉसिबल टू हैव 20 कप्स ऑफ? तो वो नहीं पॉसिबल है। तो जनरली मैं अपने अपने सबके फंडा है, बट मैं जनरली ऐसा बोलता हूँ, अगर जिन्होंने क्वेश्चन पूछा उसको खराब लगा हो तो सॉरी फॉर दैट, बट आप जनरली मेडिटेरियन डाइट के ऊपर स्विच कीजिए। हम इंडियंस वैसे भी प्लांट बेस्ड फूड ही खाते हैं। सी हमारा 80-85% डाइट वो प्लांट बेस्ड ही है। हम ऐड कहाँ करते हैं? हम डेयरी प्रोडक्ट ऐड करते हैं। तो अगर आप 80% खाना प्लांट बेस्ड फूड से ले रहे हैं, लेंटिल्स हो गए, बीन्स हो गए, ब्राउन राइस हो गए, और आप अगर आपकी बॉडी की डेली रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए मैक्रोस और माइक्रोस को अगर आप 15 से 20% डेयरी प्रोडक्ट भी ले रहे हैं, तो उसमें कोई गलती नहीं है। हाँ, अगर आपने ऐसा सोच के रखा है कि मुझे वीगन ही लेना है, तो वो बहुत टफ है वीगन डाइट फॉलो करना फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। आप महीना 15 दिन कर सकते हैं, लेकिन जिनको 1 साल 2 साल के सर, वो भी उसके ऊपर जो रनर्स हैं, आई हैवंट सीन कि कोई रनर ऐसा होगा जो कंप्लीट वीगन डाइट फॉलो करता होगा। या तो हाई कार्ब हाई प्रोटीन डाइट फॉलो करता है, या तो फिर वो मेडिटेरियन डाइट फॉलो करता है। अगर वो वेजिटेरियन है तो मेडिटेरियन डाइट फॉलो कर लेगा और डेयरी प्रोडक्ट लेगा, और अगर वो नॉन वेज है तो वो एग्स या चिकन से वो आपका डेली मैक्रो माइक्रो को डेली रिकमेंडेशन के हिसाब से फुलफिल कर सकता है। तो वीगन डाइट लेना है, इट्स कंप्लीटली योर चॉइस, बट मेरे हिसाब से वीगन को कैलकुलेट करना इज वन ऑफ द टफेस्ट जॉब। अगर मुझे बोला जाए कि वीगन को कैलकुलेट करना है, इट विल टेक अराउंड 3 days फॉर मी, कि मैं पूरा कैलकुलेट करूं और उसके सामने आपको कर सको। क्योंकि आपके घर में जो दाल बन रही है, मुझे नहीं पता कि उस दाल में कितना पानी है। आपने 1 कटोरी दाल तो ले ली है, लेकिन मुझे नहीं पता उसमें कितने दाने डाल के हैं। ना वो आपको पता होगा बनने के बाद, ना मुझे पता होगा। और हम दाल छान के लेते नहीं है। दाल बन गई, आज हमने 1 कटोरी पानी डाला है, कल 1.5 भी जा सकता है। एग तो हमको पता है ना कि लार्ज साइज एग है तो 6 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, छोटा होगा तो 5 मिलेगा, 1 ग्राम आगे पीछे है। लेकिन दाल में, लेंटिल्स में, बीन्स में आपको नहीं पता है कि आपकी एक कप में कितने बीन्स जा रहे हैं। वो पूरा अप्रोक्सीमेटली फेज हो जाता है। सो मेरे हिसाब से मेडिटेरियन डाइट इज द बेस्ट, जहां पे आप प्लांट बेस्ड खाना भी लो, हल्का फुल्का आप डेयरी प्रोडक्ट ले लो। अगर आप नॉनवेज हो तो यू कैन हैव एग्स एंड समथिंग, बट टोटल वीगन पे जाना इट्स टफ। करते हैं लोग, बट वो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए आपकी बॉडी के लिए सही नहीं है। इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ कि आप वीगन को 2, 4, 5 साल के लिए लेके जाओ। हमारे जो इंडियन कैप्टन है विराट कोहली, वो भी एनिमल प्रोडक्ट को उन्होंने छोड़ दिया। अमिताभ बच्चन को ले लो, शाहिद कपूर को ले लो, दे हैव ऑल लेफ्ट द एनिमल प्रोडक्ट। बट फिर भी जहां पे जरूरत पड़ती है वो डेयरी प्रोडक्ट तो लेते ही हैं। दे आर नॉट इन अ वीगन डाइट। इट इज इम्पॉसिबल टू हैव वीगन डाइट एंड आप आपकी परफॉर्मेंस को एनहेंस कर सको। मैंने नहीं देखा है, हो सकता होता होगा, बट वो परसेंटेज बहुत कम है। प्रपोर्शनेट 100 में से 60 को 1 होता होगा। हमारी बॉडी रेजिस्ट नहीं कर पाएगी वीगन डाइट। ठीक है आशीष, so these were the questions I had. I think chat में भी लोगों ने कुछ questions डाले हैं. If you can pick the most relevant ones and answer any of those. वैसे भी we've exceeded our time. Can nutrition help women in trading due to IT syndrome? Please share this on IGTV. ठीक है, मैं IGTV पे उसको शेयर कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक क्वेश्चन है, कैन न्यूट्रिशन हेल्प रनर्स इन ट्रीटिंग हिप पेन ड्यू टू IT बर्न सिंड्रोम? ठीक है, अभी जो हिप पेन है, आई डोंट नो कि मेडिकल टर्म्स में मुझे उनका रिपोर्ट देखना पड़े कि हिप पेन कितना है, क्यों हो रहा है, उनका पास्ट मेडिकल कैसा रहा है। बट न्यूट्रिशन डू प्ले अ मेजर रोल आपकी बॉडी में
जहां पर भी डेफिशिएंसीज हैं, वो डेफिशिएंसी को अगर आप ओवरकम नहीं कर पाओगे तो आपकी बॉडी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से आपको रिवर्ट बैक करेगी। मसल पेन हो गया, मसल क्रैम्प हो गया, हिप पेन हो गया, ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो लॉन्ग रनर को ये प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अगर ये जिसका क्वेश्चन है, अगर वो मुझे उनका मेडिकल हिस्ट्री एक बार भेज सके, सो इट विल बी बेटर। मैं उसको देख के उनका पूरा प्रॉपर मैं डाइट प्लान उनको गाइड कर दूंगा। तो आप एनी क्वेश्चंस? क्वेश्चंस टू आशीष डायरेक्टली आप उनको मैसेज कर सकते हो उनके वे ऑफ लाइफ अंडरस्कोर न्यूट्रिशनिस्ट के हैंडल में। एंड आई एम श्योर आशीष इज वेरी विलिंग टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइट, and he is doing this free of cost. So please feel free and take all the help that he can provide. Yeah, thanks a lot Swati ji for having me here. जो वे ऑफ लाइफ का एक फंडा यही है कि जनरली जितने भी एथलीट्स हैं जिनके पास हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिनको उनकी लाइफ में ये करियर को परस्यू करना है, जितने भी गांव कस्बे के बच्चे हैं जहां तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, वहां तक पहुंचने के लिए मुझे आप सबकी बहुत जरूरत है। आप वे ऑफ लाइफ को प्रमोट कीजिए। सी आई एम नॉट गोइंग टू टेक अ सिंगल penny फॉर all these services. This is absolutely free of cost, just to give something back to the society and nation. हम भी चाहते हैं कि जब इस बार हम ओलंपिक में रिप्रेजेंट हो रहे हो तो हम भी 4 की जगह 6 गोल्ड मेडल लेके आए। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि 16,000 एथलीट जाते हैं और 16,000 एथलीट के सामने हम सिर्फ 100 का पुल बेचते हैं, और इस बार तो वो 100 भी नहीं हो रहे हैं, इस बार वो पुल 86 पे आके रुक गया। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम नहीं बेच। तो हमारे पास पोटेंशियल है, हमारे पास बच्चे हैं जो अच्छे से इस करियर को परस्यू कर सकते हैं, बट उनको डाइट न्यूट्रिशन के बारे में उतनी जानकारी नहीं है। एंड डाइट एंड न्यूट्रिशन इज द फर्स्ट स्टेप टू बी ऑन द विनिंग साइड। तो आप देखोगे कि मैं इसलिए ही बहुत सारे यूथ आइकन्स के साथ कोलैबोरेट हो रहा हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ दोज कि जो सुनते हैं, समझते हैं एंड विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चंस वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप अनुज को ले लीजिए, आप स्मृति को ले लीजिए, आप अर्जुन को ले लीजिए, ये बास्केटबॉल प्लेयर्स हैं, बॉक्सिंग प्लेयर्स हैं। दे आर ज्वाइनिंग मी विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चंस। बस उनको पता है कि भाई ये कॉज अच्छा है, हम जुड़ रहे हैं। एंड आई थिंक कि अगर ये हमारा डायरेक्शन अच्छा रहा, हमारा रोड मैप अच्छा रहा, तो डेफिनेटली जो मेरा प्लान है कि मैं 2022 तक एटलीस्ट 1 मिलियन लोगों तक मैं पहुंच सकूं और उनको हेल्प कर सकूं, तो इट विल बी नाइसेस्ट थिंग इन माय लाइफ कि मेरा जो रोड मैप, जो मेरा गोल था, वो मैंने अचीव किया। एंड इट विल बी ओनली पॉसिबल अगर आप इसके साथ जुड़ रहे हैं और इसको प्रमोट करें। सी आई डोंट वांट टू प्रमोट माई सेल्फ, बट वे ऑफ लाइफ प्रमोट करने से अगर हम उन लोगों तक रीच कर सकते हैं जिनको हम इनिशियल लेवल पे हेल्प कर सके, तो इट विल बी वेरी ग्रेट। और आज ही पता है बहुत सारे लोगों को मैंने नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। तो जो भी चीजें यहाँ नहीं आपको अवेलेबल हो पाएंगी, वो सारी चीजें आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी। जो मेरे सुबह के रील्स हैं या स्टोरीज हैं, ये सारी चीजें हम धीरे धीरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड करेंगे। सो यू कैन चेक इट ऑल द एंटायर थिंग्स ओवर देयर। सिर्फ फॉलो कीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए। आई ओनली नीड योर ब्लेसिंग्स एंड ऑल टू प्रोसीड। Thank you so much, Ashish, for your time and your valuable Thanks a lot. It was very helpful. It is wonderful session having you, and I think मैंने questions के आंसर मेरे नॉलेज के हिसाब से आप लोगों से शेयर किए। फ्यूचर में हम अगेन इस टॉपिक पे और क्वेश्चंस लेके आएंगे। आई थिंक इसके बाद लोगों के और क्वेश्चंस जनरेट हुए होंगे, शायद लोग अपना डाइट प्लान चेंज करेंगे, एंड देन अगेन इन टाइम ऑफ मंथ वील अगेन मीट एंड सी कि इसको कैसे हम आगे ले जा सकते हैं। It will be wonderful evening with you all guys. Thank you so much, Ashish. Thanks a lot, Swati. We'll meet soon. Sure. Bye bye. Bye.